क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, किस तरह से काम करता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि आप दिन भर एक अच्छी वाइब्रेशन में रहें और अच्छे विचार छोड़ते रहें यूनिवर्स में। अगर हमने प्रकृति को समझा तो ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ पाएंगे। अरविंद जी के पास एक बहुत बढ़िया रोल्स रॉयस कार आ जाए, तथास्तु। हम लोग बचपन से ही ये सुनते और ज्ञान लेते हुए बड़े हुए हैं कि फल की चिंता मत करो, फल पे मत सोचो, कर्म पे ध्यान दो। लेकिन आप तो उल्टा ही कह रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल, फल भगवान ही देगा, रोल्स रॉयस भगवान ही देगा। इस समय जो कर्म कर रहे हो इसके ऊपर पूरी ताकत लगा दो। अगर आप कर्म लगातार कर रहे हैं, एक बार आपने गोल सेट कर दिया, तो फिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत रह जाती है क्या? मैनिफेस्टेशन को जरा एक आसान भाषा में हमें समझाइए कि जो ऊर्जा मैं फेंक रहा हूँ इस दुनिया में, मुझे वही ऊर्जा रिटर्न मिल रही है वापस। मैनिफेस्टेशन में कितना % जो है इस तरह की पॉजिटिव सोच होती है? जब मैं हैप्पी हूँ तो 20 पे हूँ, जब मैं ग्रैटिट्यूड में हूँ तो 30 पे हूँ, जब मैं लव में हूँ तो शायद 50 की फ्रीक्वेंसी पे हूँ। आपकी दिन भर की फ्रीक्वेंसी ग्रेटफुल वाली होनी चाहिए। ये दिमाग क्या इतना बेवकूफ़ है, इसको समझ नहीं पाएगा? ये कैसे हो सकता है? जो चीज़ें मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, उसके उलट मैं बोलूँ तो खुद अपनी नज़र में बेवकूफ़ हूँ मैं तो। क्या नरेंद्र मोदी जब 10 साल के थे, उनको देख के कोई कह सकता था कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? मेंटल हेल्थ भी एक बड़ा इशू है। आपको लगता है कि ये एक प्रॉब्लम है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है? लाखों लोग मानसिक रूप से बीमार हैं सर, उनको पता ही नहीं है। अच्छा, इसमें जैसे कि आपका अपना जीने का तरीका वो कितना महत्वपूर्ण होता है? लोग कहते हैं विकास हो रहा है, मैं कहता हूँ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। नमस्ते दोस्तों, धर्मविदम के इस प्लेटफॉर्म पर आज के हमारे मेहमान हैं कोच BSR यानी भूपेंद्र सिंह राठौर। इनकी अपनी उपलब्धियां हैं, यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर लगातार बोलने का वहाँ पर उनका एक अपना रिकॉर्ड है। पहले भारतीय मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो। दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है। इनकी अपनी जर्नी है, अगर पीछे मुड़कर देखें तो सिर्फ 1200 रुपये से इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी और आज उनके पास वो सब कुछ है जो एक आम इंसान चाहत रखता है। बावजूद इसके वो कहते हैं कि सब कुछ उन्होंने मेहनत से नहीं हासिल किया, और यही थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। और यही जानने के लिए आज हम यहाँ पर हैं कि आखिर वो क्या तरीका है, क्या ट्रिक है, दिमाग को कैसे वो ट्रेन करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ये जानना ज़रूरी है आपके लिए भी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि गारंटेड हम इस तरह के शख्सियत से आपको मिलवाते हैं जिनको मिलने के बाद आपके जीवन में कुछ नया जुड़े और आप ज़रूर कहें वाह। तो आइए आज के मेहमान से मिलते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अरविंद जी, रियली अप्रिशिएट। बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत प्यारी है एंड द वे यू इंट्रोड्यूस्ड मी, आई एम रियली थ्रिल्ड। थैंक यू सर। थैंक यू सर। लेकिन जिस तरह से आप काम कर रहे हैं और जिस तरह से मैंने लगातार आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था, मेरी इच्छा थी कि मैं जानूँ समझूँ, और मैं भी एक लेमैन की तरह ही हूँ। मुझे इस फील्ड के बारे में जो आप बताते हैं बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं, और मैं चाहूँगा, जैसा मैंने देखा है कि करोड़ों लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हैं, बता रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो इससे अभी तक वाकिफ़ नहीं है, इंक्लूडिंग मी। 100%। तो मैं चाहूँगा कि उनको ध्यान में रखते हुए शून्य से आप इसके बारे में बताएं कि क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, किस तरह से काम करता है, और क्या ये वाकई ये गेम चेंजिंग है? तो अरविंद जी, यहाँ मैं कहूँगा कि देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ही सिंपल सॉलिड तरीके से समझना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये मतलब नहीं है कि आपने 1000 डिज़ायर्स डाली और 1000 की 1000 पूरी हो गई, क्योंकि कुदरत कैसे डिज़ाइंड है, प्रकृति कैसे डिज़ाइंड है, अगर हमने प्रकृति को समझा तो ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ पाएंगे। अब एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, मान लीजिए एक एप्पल का पेड़ है, ठीक है, उस पर उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? एक बीज से। लेकिन वो एक बीज कहाँ से आया? एक एप्पल से। तो एक एप्पल के अंदर करीब 50, 10, 20 बीज होते होंगे, मान लीजिए 20 के 20 के एप्पल के पेड़ बनते हैं? प्रॉब्ली नॉट। लेकिन एक एप्पल का बीज भी अगर पनप गया तो उससे कितनी एप्पल्स बनती हैं? एक एप्पल का पेड़ लगा अगर, तो उस पर हर सीज़न में मान लेते हैं 3000 एप्पल लगती है, और हर सीज़न में 3000 एप्पल, और अगले 20 साल, 30 साल, 40 साल वो देता रहेगा एप्पल्स। तो एक एप्पल के पेड़ ने आपको 90,000 से 1 लाख एप्पल दिए।
उसके जीवन काल में, और हर एप्पल के अंदर 20 सीड्स हैं। क्या सबके सब पेड़ बन पाते हैं? नहीं। एक भी, लेकिन एक भी पेड़ बन गया तो 1 लाख एप्पल्स आ गए आपके पास, एक भी बीज पनप गया तो 1 लाख। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि आप दिन भर एक अच्छी वाइब्रेशन में रहें और अच्छे विचार छोड़ते रहें यूनिवर्स में। जैसे कि मैं अभिषेक जी के साथ इस समय बैठा हूं और मैं कहूं मेरा सबसे उत्तम विचार इस समय ये आ रहा है कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो एक ऐसी चीज़ इस पॉडकास्ट से लेके जाएं जो कि उनके जीवन को बदल दे। राइट? क्योंकि हर पॉडकास्ट में सारी की सारी लर्निंग्स हर कोई नहीं ले पाएगा। अब ये मेरा अच्छा विचार है, लाख लोग इसे सुनेंगे, 50,000 लोग इसे सुनेंगे, 5 लाख इसे सुनेंगे। मैं भी कहता हूँ एक और विचार डाल देते हैं, चलिए ये 50 लाख लोगों तक पहुँचे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, मुझे ये भी नहीं पता कि किसकी ज़िंदगी कौन से विचार से ठीक होगी और कितने लोगों की ज़िंदगी इससे बदलेगी, लेकिन हम विचार तो डाल सकते हैं। हमारे हाथ में वो एप्पल का बीज, हम वो एप्पल हैं जिसके अंदर 20 बीज हैं। दिन भर में हमें कितने सारे सेकंड्स मिले, कितने सारे अच्छे बीज हम इस यूनिवर्स में बिखेर सकते हैं पॉजिटिव इंटेंशंस के रूप में। जैसे मैं एक इंटेंशन डालूं कि अरविंद जी के पास एक बहुत बढ़िया रोल्स रॉयस कार आ जाए, तथास्तु, मैं ये बोल दूं। सर मैं यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूँगा। हम लोग बचपन से ही ये सुनते और ज्ञान लेते हुए बड़े हुए हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये गीता का 2nd चैप्टर का ये श्लोक है। मतलब फल की चिंता मत करो, फल पे मत सोचो, कर्म पे ध्यान दो। लेकिन आप तो उल्टा ही कह रहे हैं कि आप फल के बारे में सोचो और वो चीज़ आपके पास आ जाएगी, हो जाएगा, मिल जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है? तो अगर आपने गीता ढंग से समझी है, ये वाला श्लोक सभी लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि यार कर्म के बारे में बात करो ना, क्यों फल के बारे में बात कर रहे हैं? फल तो भगवान देगा। बिल्कुल, फल भगवान ही देगा, रोल्स रॉयस भगवान ही देगा। हमें क्या करना है? हमने कहा, अभी आपने कहा मेरे पास रोल्स रॉयस आ जाए, मैंने कहा कि आपके पास रोल्स रॉयस आ जाए, मैंने ये बीज बिखेर दिया। अब उसके बाद ऐसा थोड़ी है कि मैं दिन भर इसी के बारे में सोचूंगा। अब अर्जुन जब युद्ध में उतरा तो अर्जुन का लक्ष्य क्या होगा? युद्ध जीतना है। भगवान कृष्ण उसके साथ क्यों खड़े हुए? क्योंकि पापियों का नाश करना है। तो भगवान कृष्ण भी तो पापियों का नाश करने के लिए खड़े हुए। अर्जुन भी अगर तीर चला रहा है तो किसी को मारने के उद्देश्य से ही चला रहा था, राइट? कि युद्ध हमारे फेवर में। तो भगवान कृष्ण गीता में ये ज़रूर कहते हैं कि कर्म पे ध्यान रखो, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि आप लक्ष्य ना बनाओ। अच्छा, वो हमेशा कहते हैं लक्ष्य जरूर बनाओ आप, लेकिन लक्ष्य बना दिया, अब उसको साइड में रख दो और फिर इस समय जो कर्म कर रहे हो इसके ऊपर पूरी ताकत लगा दो। ठीक। इस समय आपका और मेरा कर्म है ये पॉडकास्ट करना, बहुत ही अच्छे से। हमने रोल्स रॉयस के बारे में बोला और छोड़ दिया रोल्स रॉयस। हमने क्या किया? एक गुब्बारा लिया और छोड़ दिया आसमान में, वो कहाँ जाएगा हमें नहीं पता। हमने एक बीज लिया और छोड़ दिया यूनिवर्स में, अब उससे कितने फल आएंगे ये इसमें मुझे नहीं जाना। ठीक है, इससे तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपका मैनिफेस्टेशन जो है जी, वो तो ये मैनिफेस्टेशन तो यही है ना कि आप उसके बारे में सोचें एक नियर टाइम पे। वो थोड़ा आप बताइए। इसी चीज को लोग गलत समझ जाते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि मेरा काम है, मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, मैंने लिख दिया 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ के लिए काम किया, सब कुछ किया, अब उसके बाद मैं दिन रात सिर्फ 100 करोड़ की सोचूं। बिल्कुल नहीं। हम हमेशा कहते हैं प्रोसेस पे फोकस करो। चैंपियन बनने का लक्ष्य है तो चैंपियन बनने का लक्ष्य चैंपियन की फोटो लगा के रूम में छोड़ दो, बस इतना ही काम है। ऑर्डर दे दिया कि मुझे चैंपियन बनना है, यूनिवर्स को कह दिया मैं चैंपियन बनना डिजर्व करता हूँ, आई रियली फील दैट आई एम अ चैंपियन इनसाइड, और मैं चैंपियन बनूंगा, मैं रोनाल्डो बनूंगा फुटबॉल का। ठीक है, रोनाल्डो का फोटो की जगह मेरा फोटो लगा दिया, मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। अब उसके बाद जब मैं ग्राउंड पे उतरा तो मुझे रोनाल्डो को भूल जाना है, मुझे वर्ल्ड चैंपियन को भूल जाना है। मेरा फोकस होना चाहिए इस समय इस बॉल पे क्या किक मारूं। दैट इज वॉट द कर्म सिद्धांत इज। कर्म सिद्धांत इज ऑल अबाउट बीइंग इन प्रेजेंट। इस समय क्या कर रहे हैं, इस समय जो कर रहे हैं उसको आपने बेस्ट किया क्या। तो आपने लक्ष्य जो भी है वो लिख दिया, ठीक है। मुझे चाहिए कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे IAS बनना है, सारे लक्ष्य मैंने लिख दिए। अब सारे लक्ष्य लिखने के बाद मैं हमेशा कहता हूँ 1 घंटा आप माइंड को ऐसे सोचो कि वो लक्ष्य सारे पूरे हो चुके हैं। 1 घंटा सोचो या ऐसा माहौल बना दो जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि वो तो है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसकी ज़रूरत क्या है? अगर आप कर्म के सिद्धांत को आपने बताया, वही चीज़ हम सुनते पढ़ते हैं, उससे एतराज़ नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। तो वो कहा जाता है ना कि फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। एब्सोल्युटली। तो पहले डिजर्व करो को। तो अगर आप कर्म लगातार कर रहे हैं, एक बार आपने गोल सेट कर दिया, तो फिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत रह जाती है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ कि आप चौराहे पे खड़े हैं, आपको नहीं पता कहाँ जाना है, कहाँ जाओगे? नहीं, कहते हैं कि जब आपको नहीं पता कि कहाँ जाना है तो भाग्य या दुनिया आपको वहाँ ले जाती है जहाँ आपको नहीं जाना है।
तो अगर मैं आज इस पॉडकास्ट स्टूडियो में आने के लिए निकला तभी मैं इस पॉडकास्ट स्टूडियो में पहुंचा, नहीं तो मैं कहीं और पहुंच जाता। सो जब इंसानी लाइफ है तो हर चीज़ के, हर सिक्के के दो पहलू है। जहां बोला जाता है कर्म किए जा, तो कर्म का मतलब ये है कि जो रोल मिला है, बाप का रोल मिला है, उसको शिद्दत से निभाओ। अगर आप एक एम्प्लॉय का रोल है, आप एक जॉब में चले गए हैं और जॉब में आपने डिसाइड कर लिया कि मैं इस कंपनी में काम करूंगा, उसका ऑफर लेटर आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब आप वहां पे कंप्लेन नहीं करो, अरे यार ये क्या जॉब मिल गई, बॉस अच्छा नहीं है, सैलरी अच्छी नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, टेबल अच्छी नहीं है, कुर्सी अच्छी नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, ये सुविधा नहीं है, छुट्टी नहीं मिलती, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। अरे भाई तूने खुद ने एक्सेप्ट किया ना ऑफर लेटर, या किसी ने मार के तुझे एक्सेप्ट करवाया? खुद ने एक्सेप्ट किया। जब खुद ने एक्सेप्ट किया तो खुशी खुशी कर ले जब तक वहां है, नहीं तो तू अगला भाग्य तेरा बुरा बना लेगा। तो कर्म सिद्धांत कभी ये नहीं कहता कि आप अच्छे के लिए ना सोचो। आप युद्ध में उतरे हो, आप युद्ध जीतने के लिए डेफिनेटली सोचो, लेकिन युद्ध कब जीतोगे, नहीं जीतोगे, मरोगे, वीरगति को प्राप्त होगे, हारोगे, ये आपके बस में नहीं है, क्योंकि फल कुछ भी हो सकता है। प्रॉब्लम इस सिद्धांत से लोगों का ये है कि लोगों को लगता है मैं तो सिर्फ कर्म ही करूंगा। कर्म करो, लेकिन कर्म करने का प्रोसेस क्या है? कर्म है क्या? कर्म ये है कि आज मैं जो काम कर रहा हूं उसमें पूरी भावना लगा दूं, पूरी शिद्दत लगा दूं। मैंने आपके साथ कुछ अच्छा किया, क्या ये गारंटी है कि आप भी मेरे साथ अच्छा करोगे? कोई गारंटी नहीं है। आपने मेरे लिए कोई बहुत अच्छा काम किया, क्या ये गारंटी है कि मैं आपके लिए अच्छा ही करूंगा? शायद नहीं। और अगर आपने मेरे लिए बुरा किया तो कोई गारंटी है कि मैं आपके साथ बुराई करूंगा? नो, नॉट एट ऑल। तो कर्म सिद्धांत यही कहता है कि आप जो कर रहे हो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। कैसा मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, किस लेवल पे मिलेगा और किस व्यक्ति के द्वारा मिलेगा, ये पता नहीं। जैसे होटल में एंट्री गेट अलग होता है, एग्जिट गेट अलग हो सकता है, और एक और पीछे का दरवाज़ा भी हो सकता है, 3-3, 4-4, 5-5 दरवाजे हो सकते हैं, मटीरियल गेट अलग हो सकता है। ऐसे ही कहते हैं कि कर्म सिद्धांत ये कहता है कि तुमने इस इंसान को एनर्जी दी है, लेकिन तुम्हारा ये हक नहीं है कि यही इंसान तुम्हें वापस से एनर्जी वही वाली वापस दे। तुमने प्यार दिया है, तुम्हारे हाथ में है, तुम प्यार दो। तुम्हारे हाथ में ये नहीं है कि वापस वही आदमी तुम्हें प्यार देना चाहिए, वो धोखा भी दे सकता है। लेकिन ये कर्म सिद्धांत कहता है कि तुमने प्यार दिया है तो तुम्हें प्यार जरूर मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस लेवल पे मिलेगा, किस व्यक्ति के द्वारा मिलेगा और किस सिचुएशन में मिलेगा, वो तुम्हारे हाथ में नहीं। ये तो कर्म सिद्धांत हुआ। बस मैनिफेस्टेशन को जरा एक आसान भाषा में हमें समझाइए। मैनिफेस्टेशन यही है कि ऊर्जा है, हर चीज़ एनर्जी है। मैंने ऊर्जा दी, जैसे मैंने अभी अरविंद जी को बोला आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, मैंने ऊर्जा दे दी अच्छी वाली, अरविंद जी तुरंत स्माइल करेंगे, ठीक है। मैंने अरविंद जी को गाली दे दी, अरविंद जी क्या रिएक्ट करेंगे? बहुत गुस्से में रिएक्ट कर सकते हैं, हो सकता है बात ना करें, हो सकता है कहीं चले जाएं, मेरी बारे में बुरा भला बोलें। तो जो मैंने ऊर्जा दी है अरविंद जी को, अरविंद जी वैसे ही रिएक्ट करेंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है या ब्रह्मांड कहता है कि तुम जो ऊर्जा फेंक रहे हो, ये साइंस है कि जो ऊर्जा मैं फेंक रहा हूँ इस दुनिया में, मुझे वही ऊर्जा रिटर्न मिल रही है वापस। इनफैक्ट जो भी मेरी ज़िंदगी में आज तक हो रहा है, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो अब मैं जानबूझ के क्यों कंप्लेन की ऊर्जा फेंकूँ? जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और अभी अचानक से लाइट बंद हो जाए। अब दो रिएक्शन हो सकते हैं। एक, हाउ वंडरफुल यार, लाइट बंद हुई है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगी, नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, फिर पॉडकास्ट कर लेंगे, भगवान ने इतना ही बुरा किया। और दूसरी ऊर्जा, अरे यार ये क्या है, लाइट अचानक से बंद हो गई है तो मेरा तो पूरा दिन चला गया, ये बकवास है, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना नहीं हो सकता। अब देखिए, पहली वाली ऊर्जा में क्या है, भाई लाइट चली गई, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि लाइट चली गई, एक्सेप्ट करते ही चेहरे पे स्माइल आ गई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने कौन सी ऊर्जा दी इस समय? मैंने अच्छी ऊर्जा फेंकी। इस अच्छी ऊर्जा के कारण एक चीज़ हुई, मेरे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हुआ वो नहीं हुआ। मेरी बॉडी नॉर्मल है, लाइट चली गई, सब कुछ नॉर्मल, बॉडी के अंदर सारी कोशिकाएं, जो कहते हैं 100 ट्रिलियन कोशिकाएं, सारी नॉर्मल। लेकिन मैंने रिएक्शन दिया, व्हाट द हेल, ये कैसे हो गया यार, मैं इतनी दूर से आया हूँ, मेरा दिन भर खराब हो जाएगा, ये लाइट जल्दी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि मैंने नेगेटिव ऊर्जा दी। अब नेगेटिव ऊर्जा का इम्पैक्ट क्या हुआ? 150 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन सबको लगा पैनिक सिचुएशन। पैनिक में क्या होता है? पैनिक में बहुत सारे काम होते हैं। बॉडी में तनाव बढ़ता है, बॉडी की कोशिकाएं अपना काम रोक देती हैं, प्रोटीन्स बनाना रोक देती हैं, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, सांसें थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, बॉडी के सारे फंक्शंस बंद हो जाते हैं, सिर्फ मोस्ट नेसेसरी फंक्शंस ही एक्टिव रहते हैं। अब उसके कारण क्या होता है? स्ट्रेस से क्या होगा? कहीं ना कहीं हार्ट अटैक आने की संभावना हो सकती है। मतलब जितने भी लोगों को आज बीमारियां हो रही है वो इसी कारण से हो रही है कि जहां रिएक्ट नहीं करना वहां पे भी आप रिएक्ट कर रहे हो।
लेकिन अब law of attraction- कई जगह तो रेक करना जरूरी हो जाता है। जहाँ यही जरूरी सिचुएशन, है। छोटा सा एग्जांपल जो आपने दिया उसी पे हम जहाँ लेते हैं। जरूरी है वहाँ करेंगे। ठीक है कि हमने आप लाइट बार बार जा रही है, करेक्ट ठीक है, और आप पैनिक नहीं हो रहे हैं, जी। तो उस समय क्या करेंगे आप? मैनिफेस्ट करना मतलब आप अच्छा सोचेंगे कि वो, अगर मेरे हाथ में है हाँ, तो दो चीज़ें हैं मेरे हाथ में। मेरे हाथ में है रिस्पॉन्स, नंबर 1। दूसरा रिएक्शन ऑटोमेटिक है, रिस्पॉन्स चूजन है। मैंने रिस्पॉन्स चूज़ किया कि यार ये गलत बात है, ये होना नहीं चाहिए, आज मेरे साथ हो रहा है, कल को दूसरे के साथ होगा, परसों को तीसरे के साथ होगा, तो मुझे क्या करना है? मुझे पता है ये सिचुएशन ऐसी है, इस समय रिएक्ट होके भी कुछ नहीं होगा, लेकिन मैंने चूज़ किया कि ये काम करते हैं, थोड़ा सा रिएक्ट करके डराते हैं, शायद ये ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने मन में मैं शांत हूँ और फिर मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं अंदर हंस रहा हूँ, अच्छा, क्योंकि ये मेरा चोजन रिस्पॉन्स है। रिएक्शन ऑटोमेटिक है। कहते हैं कि जब जानबूझ के आप अच्छी एनर्जी नहीं दोगे तो अनजाने में कई बार आप गलत एनर्जी दे दोगे। तो अब जब लाइट बंद हो गई तो मैं चूज़ करूँ ना अपना रिस्पॉन्स, क्योंकि जानबूझ के अगर मैं अपना रिस्पॉन्स चूज़ नहीं करूँगा तो अनजाने में रिएक्शन चूज़ होगा। रिएक्शन से बॉडी में स्ट्रेस आएगा, रिस्पॉन्स से नहीं आएगा। रिस्पॉन्स में तो मैं अंदर तो जानता हूँ यार ये लोग ऐसे ही हैं, मान लो ऐसे ही चलेगा, ये लाइट का तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, इनके भी हाथ में नहीं है। अब मैं कहता हूँ यार लेकिन प्लीज़ यार देखना पड़ेगा आपको, यार मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन अंदर जैसे मैंने उन्होंने कह दिया वो सब काम पे लग गए, मैं शांत। हाँ वही मैं भी कह रहा हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो बजाय ये कि आप शांत होके और कुछ अच्छा सोचने के बजाय आप उठो। अगर बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है, सोल्यूशन पे देखो, हो सकता है कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ ट्रिप हो रहा है, सोल्यूशन पे देखो विद हैप्पी माइंड, विद हैप्पी। आपका मेंटल स्टेट जो है वो पैनिक नहीं होना चाहिए। बाहर आप पैनिक दिखा सकते हो, बच्चे को डरा दिया हल्का सा, पढ़ाई नहीं करोगे फेल हो जाओगे, ये बोल दिया, राइट। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, पढ़ाई करने से ही आगे बढ़ोगे, है ना। डांट दिया हल्के सा बच्चे को, बच्चा पढ़ाई करने के लिए आप आराम से मस्त हो गए। जैसे कई बार माँ करती है ये रिएक्शन, है ना। मैनिफेस्टेशन में कितना % जो है इस तरह की पॉजिटिव सोच होती है, पूरी ताकत के साथ जो आप सोचते हैं अपने लक्ष्य को लेके और वो फलीभूत होता है, और ऐसा कहा जाता है कि पूरी सृष्टि उसको पॉजिटिवली ठीक करने या उस आपके फेवर में करने के लिए कोशिश करने लगती है। तो ये कितना % होता है और कर्म कितना % होता है इसमें? मैं एक बात बताऊं आपको, दिन भर आप अपनी लाइफ को ऐसा बना लो कि आपकी एनर्जी का लेवल जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी में रहे। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरी बॉडी में फ्रीक्वेंसी है एनर्जी की, जब मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो मान लो 0 फ्रीक्वेंसी पे हूँ, या बहुत नेगेटिव हूँ तो 0 फ्रीक्वेंसी पे हूँ, डिप्रेशन में हूँ तो -10 पे हूँ, जब मैं हैप्पी हूँ तो 20 पे हूँ, जब मैं ग्रैटिट्यूड में हूँ तो 30 पे हूँ, जब मैं लव में हूँ तो शायद 50 की फ्रीक्वेंसी पे हूँ, है ना। तो कहते हैं कि आपकी दिन भर की फ्रीक्वेंसी ग्रेटफुल वाली होनी चाहिए। और कोई भी चीज़ लगे, जैसे कि मान लो एक आदमी किसी के पास बड़ी कार देखता है, अरे यार ये रिलेटिव कार ले आया, ये कैसे इतना पैसा कमा रहा है, अब वो जेलस हो जाता है। अब जेलसी आपके हिसाब से क्या, लो फ्रीक्वेंसी है या हाई फ्रीक्वेंसी? लो एनर्जी है या हाई एनर्जी? जेलसी तो हाई एनर्जी, मतलब नहीं, लो एनर्जी है, मतलब एक्सप्रेशन अनहैप्पीनेस है, ठीक है, अनहैप्पीनेस और हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज अ पॉजिटिव एनर्जी, तो जेलसी नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। अब जेलसी नेगेटिव एनर्जी है तो मैंने बीज कौन से बोए? जेलसी के। अब जब जेलसी के बीज बोए तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, क्या आने वाला है? जेलसी मतलब अनहैप्पीनेस। तो कहीं ना कहीं मैंने एक प्रैक्टिस कर ली अनहैप्पी होने की। तो कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हो आज, दिस इज नथिंग बट योर प्रैक्टिस्ड इमोशन, जो आप बचपन से प्रैक्टिस करते आए हो, आपकी प्रैक्टिस्ड फीलिंग है ये। अब किसी भी नेचुरल आदमी, नहीं सर मैं तो जेलस हो जाता हूँ, मैं तो गुस्सा हो जाता हूँ, मैं नहीं रोक पाता, क्योंकि आपने वो प्रैक्टिस किया इतने सालों से। अब वो आपका नेचुरल रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब रिएक्शन आ रहा है। जो आपने प्रैक्टिस किया वो बीज बो दिया, और वो बीज पूरी दुनिया से वही चीज़ आएगा। इसको मैं 2-3 उदाहरण से समझाता हूँ। कभी आपने देखा है कि आपने किसी दोस्त को सोचा और वो दोस्त आ गया, उसका फ़ोन आ गया? हाँ, ऐसा होता है कई बार। और हम कहते हैं यार शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर, बड़ी लंबी उम्र है तेरी, अरे तू 100 साल जिएगा, ऐसे हम डायलॉग मार देते हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि किसी इंसान की ज़िंदगी में हैप्पीनेस आई तो उसके बाद बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है, वो हैप्पी कई सालों तक उसकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है, और किसी के साथ बुरा होने लगा तो उसके बाद बुरा हो रहा है। तो कहते हैं देने वाला देता, जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो ये छप्पर फाड़ के देने वाली खुशी में भी ये लागू होती है और गम में भी ये लागू होती है। इसका सिंपल सा चीज़ है कि
एक उदास आदमी उदास लोगों का झुंड इकट्ठा कर लेता है, एक गुस्से वाला आदमी गुस्से वालों का झुंड इकट्ठा कर लेता है, एक म्यूजिशियन म्यूजिक वालों का झुंड इकट्ठा कर लेता है, एक आदमी अगर शराबी है तो उसके आसपास शराबी मिल जाएंगे, और एक आदमी सेलिब्रिटी है तो उसके आसपास सेलिब्रिटीज़ का झुंड आ जाता है, जो आदमी मेडिटेटिव है उसके आसपास मेडिटेशन करने वाले लोग आ जाते हैं। तो हम जैसी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं वैसी चीज़ें हमारी तरफ आकर्षित हो रही है। इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में, संसार में लाखों चीज़ें हैं, लेकिन मैंने कहा मुझे तो रोल्स रॉयस कार ही चाहिए लाखों कारों में से, या मुझे तो यही कार चाहिए, यही गाड़ी चाहिए। अब मैंने शांति से सुबह 10 मिनट सोचा, मेरे पास ये कार आ गई, वंडरफुल। उसके बाद मैंने इसका पोस्टर भी लगा दिया अपने कमरे में, और मैं इसको देख रहा हूँ, थैंक यू सो मच भगवान ये कार देने के लिए। उसके बाद मेरी जो मारुति 800 कार है उसको के अंदर भी मैंने लगा दिया कि यार रोल्स रॉयस है, यही मेरी रोल्स रॉयस है, उसी का नाम रोल्स रॉयस रख दिया, उस पर रोल्स रॉयस का एक लोगो लगा दिया, ठीक है। और 10-5 बार मैंने लिख दिया, भगवान धन्यवाद शुक्रिया मुझे रोल्स रॉयस देने के लिए। बस इतना काम मैंने कर दिया। इस पूरे काम को करने में मान लो मुझे रोज के 10 मिनट लगे। ये मैनिफेस्टेशन का पार्ट है, ये मैनिफेस्टेशन का पार्ट है। ये मैंने 10 मिनट कर लिया, ठीक है। अब मैं भूल जाऊँ इसको। अब बाकी के 23 घंटे मुझे क्या करना है? पुरुषार्थ, कर्म, फोकस के साथ, एनर्जी। ये जो आपने किया पहले, सोचा, पोस्टर लगाया जी, ये क्या काम करता है? ये दिमाग क्या इतना बेवकूफ़ है, इसको समझ नहीं पाएगा? यस, आपका सबकॉन्शियस माइंड फूल है। अच्छा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को समझ में नहीं आता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, अच्छा आदमी कौन होता है, बुरा आदमी कौन होता है, कम पैसे क्या होते हैं, ज़्यादा पैसे क्या होते हैं, दिन क्या है, रात क्या है। सबकॉन्शियस माइंड को समझ नहीं आता। ये सारे कॉन्शियस माइंड को समझ में आते हैं, अरे इसके पास कम पैसा है, मेरे पास ज़्यादा पैसा है। सबकॉन्शियस माइंड का एक प्रिंसिपल है कि ये इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क ही नहीं कर सकता। लेकिन कॉन्शियस माइंड भी तो साथ में है ना, वो तो देख रहा है, वो भी तो आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि ये जो आप कर रहे हो बेवकूफ़ी है। बिल्कुल, लेकिन आप समझिए, जब आप सो रहे हैं, नींद में हैं आप, सपोज नींद में सपना आया, कहाँ है कॉन्शियस माइंड? सो रहा है, ठीक। सपना आया और सपने में आप डर गए, अरे किसी ने मेरे को मार तो नहीं दिया, है ना, पसीना आ गया, सपना अच्छा आ रहा है। छोटे बच्चे को आप देखो, नींद में रहता है, गहरी सोता रहता है, हंसता भी रहता है, कभी कभी रोने भी लग जाएगा, क्योंकि सपना जैसा आ रहा है उसके हिसाब से वो हंस रहा है और रो रहा है। ऐसे ही जब हम दिन भर बातचीत कर रहे हैं, अभी तो मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ, मुझे पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, इस समय मेरा कॉन्शियस माइंड पूरा एक्टिव है। लेकिन मैं घर वालों के साथ हूँ, मेरे दोस्तों के साथ हूँ, जहाँ मेरे गार्ड्स ऑफ हैं, वहाँ कॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव नहीं है। वहाँ हम दूर की सोच के, अरे इसको मैंने कुछ बोल दिया तो ये पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। बिजनेस में हम अलर्ट हो जाते हैं, यार ये कस्टमर है मेरा, इस कस्टमर के साथ इतना ही बोलना है, यही बोलना है जिससे पैसा आ जाए। तो वहाँ बहुत सोच समझ के बोलते हैं। घर वालों के साथ जाए तो जाए, अरे मर जा तू, जाके पढ़ाई नहीं कर रहा, तेरा बुरा हो जाएगा, तू गधा है, तू इडियट है। कभी कभी बच्चे माता पिता से लड़ लेते हैं, तो कहते हैं कि दिन भर आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं है, आपका दिन भर सबकॉन्शियस कभी नहीं सोता। ये मेरे को जरा एक चीज और बताइएगा आपकी, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, वहाँ कौन सा माइंड काम करता है? और सबकॉन्शियस माइंड। और आप रोने भी लगते हैं, हंसने भी लगते हैं, जबकि आपको पता है कि यहाँ प्ले हो रहा है, नाटक हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड। तो आप ही ने आंसर कर दिया, सबकॉन्शियस माइंड उस समय, क्योंकि माइंड, कॉन्शियस माइंड है ना, थोड़ी देर के बाद अपने गार्ड छोड़ देता है, बोलता है मैं तो मूवी में हूँ, मैं तो रिलैक्स हूँ, अभी मेरे को कोई खतरा नहीं है, कोई मेरे को किसी से बचना नहीं है। कॉन्शियस माइंड शांत हो गया, सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया, मूवी में आनंद आ रहा है। पता है कि कोई कॉमेडी आ रही है, कॉमेडी आते ही इमोशंस किसका पार्ट है? सबकॉन्शियस माइंड का। सारे इमोशन सबकॉन्शियस के हैं, ठीक है। तो कॉमेडी आते ही हंसी अपने आप आ रही है, और हमारा टारगेट यही सबकॉन्शियस माइंड ही है, उसी को हम एब्सोल्युटली ट्रिक के जरिए, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा काम सबकॉन्शियस माइंड के बेस पे होगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं इतना पावरफुल है आपका कि इसके पास आपके पास्ट के 10 जन्मों के, 50 जन्मों के रिकॉर्ड भी हैं, और ये सारे संस्कार को कैरी कर रहा है। अच्छा। और ये ही पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में एक बहुत ही सरल उदाहरण दूं। मान लो ये फ़ोन है, ये सबकॉन्शियस माइंड, इसमें ये फ़ोन में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों है। जैसे कोई एप्लीकेशन डली हुई है, फ़ोन डायल करने की एक एप्लीकेशन है ना, उसका कोई प्रोग्रामिंग होगा, वो प्रोग्रामिंग मान लो कॉन्शियस माइंड हो गया। लेकिन उसका कनेक्शन अगर हम देखें, अब ये फ़ोन कोई तार लगा हुआ है कि दुनिया के सारे फ़ोनों से जुड़ा हुआ है? नहीं, अदृश्य शक्तियों से ये पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। अब इसको फ़ोन को नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ, किसको फ़ोन करूँ। मैंने आपका फ़ोन नंबर डायल किया, आपको लग जाएगा, मेरी वाइफ का किया, मेरी वाइफ को लग जाएगा, मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी का फ़ोन नंबर डायल किया तो वहाँ पे रिंग बजेगी। वो उठाए ना उठाए, कोई और उठाए, वो बात अलग है। लेकिन मैं जिसका भी फ़ोन डायल करना चाहूँ तो मेरा फ़ोन कनेक्टेड है पूरी दुनिया से। ऐसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड एनर्जी लेवल पे पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। अब आप कहते हो मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, या कोई कहता है मुझे हीरे जवाहरात चाहिए, कोई कहता है मुझे IAS ऑफिसर बनना है, कोई कहता है मुझे तो अच्छी हेल्थ चाहिए। अब होता क्या है,
क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में जो भी आप चाहते हो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है एनर्जी के रूप में, ठीक है। एवरीथिंग इज अ रियलिटी। अगर मैंने कहा मेरे पास, मैं अंबानी बन गया भाई, मेरे पास हज़ारों करोड़ आ गया, ऑलरेडी इस यूनिवर्स में वो एग्जिस्ट करता है एनर्जी के रूप में। मुझे एक ही काम करना है, मुझे मेरी फ्रीक्वेंसी को इस लेवल पे बढ़ाना है कि वो फ्रीक्वेंसी जो मैं चाहता हूँ वो मेरे पास आ जाए। जैसे कि एक लाइट है 100 वाट की है, तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए? 100 वाट की एनर्जी। लेकिन अगर हमारे घर की फिटिंग ऐसी है जो 100 वाट की एनर्जी को सपोर्ट नहीं करती, 20 वाट को ही सपोर्ट करती है, तो क्या वो लाइट कभी जलेगी? बिल्कुल नहीं। तो हमें अपने घर के इलेक्ट्रिक सर्किट को अपग्रेड करना होगा कि भाई 100 वाट को सपोर्ट करो। हमने 300 वाट की लाइट अगर लगानी है, या AC लगाना है, हमें 5 AC लगाने हैं, 15 AC लगाने हैं, हमें मान लो बिटकॉइन का माइनर लगाना है, या हमें कोई बहुत बड़ी कोई फैक्ट्री की मशीन लगानी है जो हज़ारों वाट करंट खाती हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? MSC में भी जाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा भाई हमें 5000 किलोवाट की ज़रूरत है, आप इतना बड़ा कनेक्शन हमारे यहाँ पे कर दो, ठीक है। वो लोग अगर हमें वो पैसा लेंगे, सप्लाई देंगे, तभी हम चल पाएंगे। मतलब हमारी कैपेसिटी बढ़ी तो ही 5000 किलोवाट की लाइट या मशीनरी हमारे साथ ऑपरेट करेगी। ऐसे ही हमने अगर अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो ही हमारी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें आएगी। अगर आम भाषा में हम समझे कि जो हम करना चाह रहे हैं वो चाहत बहुत स्ट्रांग तरीके से, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं कहता हूँ डिज़ायर नहीं चाहिए, बर्निंग डिज़ायर चाहिए। अच्छा, तो ये जो फिल्म वाला जो डायलॉग था ओम शांति ओम, शाहरुख खान वाला, बर्निंग डिज़ायर वाली बात है कि अगर किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे आपको मिलाने की कोशिश करे। तो ये क्या इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इसकी बात तो हो रही है? 100%। तो इसमें 2-3 चीज़ें और समझते हैं। अब लोग कहते हैं कि मैं हमेशा कहता हूँ अपनी एनर्जी को बढ़ाओ। लोग कहते हैं यार एनर्जी को बढ़ाने का मतलब, सर कह रहे हैं एक जगह बैठ के और मेडिटेट करो, सर कह रहे हैं एक जगह बैठ के और ज़्यादा गोल लिखो। मैं कहता हूँ सिर्फ 1 घंटा ये काम करो। 99% आपको अपनी ऊर्जा को अलग लेवल पे बढ़ाना है। दिन भर जब आप बैठे हो तब आपकी ऊर्जा कैसे बढ़ रही है वो आपको दिमाग लगाना है। क्योंकि लोग कहेंगे मैंने रोल्स रॉयस खरीदनी है, मेरे को ये कार खरीदनी है, ये बंगला खरीदना है, ये सब तो मैंने फ़ोटो लगा दी। सब आपने फ़ोटो लगाने को कहा, मैंने लगा दी। आपने लिखने को कहा, मैंने लिख दिया। आपने पानी को प्रोग्राम करके पीने को कहा, हमने पी लिया। ये सब काम 1 घंटा करना है। बाकी 23 घंटे आपका एनवायरनमेंट ही ऐसा बना दो जो आपके उस गोल को सपोर्ट करे, आपकी उस एनर्जी को बढ़ाता रहे। जैसे कि अच्छे संगत में जाओ, अच्छे लोगों से मिलो। अब एक तो मैं बैठा हूँ ऐसे आदमी के साथ जो बात कर रहा है यार पैसा ही नहीं है, यार पैसा आ ही नहीं रहा, क्या करूँ, अगले महीने बिल कैसे चुकाऊँगा। धीरे धीरे मेरी एनर्जी भी वैसी होने लग जाएगी, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो जैसा वातावरण है वो मेरे अंदर जा रहा है, वो इनपुट हो रहा है, और इनपुट ही अंदर प्रोसेस हो रहा है, और वो ही आउटपुट आपकी ज़िंदगी में आता है। तो मुझे क्या कर देना है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना है जहाँ मैं चाहूँ तो भी मेरे पास ऐसे लोग हों जो कहें यार 100 करोड़ जाना है, यार 1000 करोड़ जाना है, यार कैसे जाएं, चलो ये वाला काम करते हैं, ये करते हैं, एक्साइटमेंट हो, अरे यार पूरी दुनिया बदलनी है यार, अरे अपने को 1 लाख लोगों की मदद करनी है। ऐसे लोग हों, संगत वैसी रखनी पड़ेगी, वैसी संगत। क्योंकि अब इनपुट क्या जा रहा है, 1 लाख लोगों की मदद, अरे ये इतना बड़ा सोच रहा है, मैं तो इतना छोटा सोच रहा हूँ। फिर मेरी भी आइडिया बदलती है। कोई आदमी कहता है यार मेरे पास अच्छी कार है मर्सिडीज़, लेकिन अब मैं ना अब मैं रेंज रोवर की 2.5 करोड़ की या 5 करोड़ की कार खरीदूंगा। अब उस आदमी को देख के मैं कहूँगा यार इसके पास 1 लाख की 1 करोड़ की कार है और ये 5 पे जाना चाहता है, ये उस पर भी संतुष्ट नहीं है। मेरे पास तो 10 लाख की है, मैं 1 करोड़ पे तो जाऊँ। हम अपने पड़ोसियों को देखते हैं, पड़ोसियों ने अच्छी कार लेती, हमारे अपने आप देखो 3-4 साल में आपके पास भी अच्छी कार आ जाएगी। हमारे कोई भी आसपास का रिलेटिव पहली बार कहीं घूमने गया, आप देखोगे 2-3 सालों के अंदर आप भी कहीं ना कहीं चले जाओ। तो ये सब करके आप वो सबकॉन्शियस माइंड को खाना पानी दे रहे हो, फीड करते हैं बस उसको। तो आप एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ, ऐसी संगत, ऐसी किताबें, ऐसी मूवीज़, ऐसे लोग, ऐसी जगह जाओ, 5 स्टार होटल्स में बैठो, आपको जो कार चाहते हो उसकी टेस्ट राइड लो। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो कभी मत बोलो कि आई डोंट हैव मनी, आई एम नॉट इनफ। आप बोलो जल्दी आ रही है, आ जाएगी। आप क्यों अपने लोग देखिए, आप अपने आप को कितना सबोटाज करते हैं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो गांव से हूँ, मैं कर नहीं सकता, मैं तो बूढ़ा हो गया। ये तो दिन भर में कितनी बार लोग बोलते हैं, छोटी-छोटी कमियां। हाँ, अब हज़ारों बार एक आदमी बोल रहा है मैं तो बेकार हूँ, मैं एवरेज हूँ, मैं साधारण हूँ, मैं आम आदमी हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास पैसों की कमी है, मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। हम पता क्या कहते हैं, हम कहते हैं हमें कुछ आता हो या ना आता हो, हम डिज़र्व करते हैं राजा की तरह ज़िंदगी जीना।
मुझे मेरे पास कुछ हो या ना हो, मेरे पास भगवान मुझे सब कुछ देगा. आई डिजर्व टू बिकम ग्रेट. आई एम द ग्रेटेस्ट. आई एम द हेल्दीएस्ट. एक्चुअली सर मतलब एक आम इंसान ये इसलिए नहीं करता है कि पहली बार उसको लगता है कि जैसा मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, जो चीज़ें मैं जानता हूँ अच्छी तरह से उसके उलट मैं बोलूँ तो खुद अपनी नज़र में बेवकूफ़ हूँ मैं. तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि क्या गारंटी है कि आप फ्यूचर में करोड़पति नहीं बन पाओगे? क्या नरेंद्र मोदी जब 10 साल के थे उनको देख के कोई कह सकता था कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? अगर नरेंद्र मोदी सोच लेते मैं तो 10 साल का हूँ, कभी प्रधानमंत्री तो बन ही नहीं सकता, इसलिए तो पॉलिटिक्स में कभी जाना ही नहीं है. नरेंद्र मोदी की बात आई, प्रधानमंत्री की बात आई, तो मैं जानना चाहूँगा अगर वो जिस पोजीशन पे हैं जी, नाम पैसा शोहरत कोई किसी चीज़ में कमी है नहीं है उनके लिए, नहीं है. तो वो क्या इस नियम को कहीं ना कहीं फॉलो किए हैं या फिर इसके बिना ही तो वो 1000% पहुँचे वहाँ? बिना इस नियम को फॉलो किए काम ही नहीं होगा. ये हम हर रोज़ फॉलो कर रहे हैं, हर आदमी फॉलो कर रहा है. अच्छा. जैसे आप सुबह उठते ही कहते हैं यार चाय पीने की इच्छा हो रही है, चाय पी ली. आपने कहा नहीं नहीं मेरी तो शरबत पीने की इच्छा हो रही है, शरबत पियोगे. आपने कहा नहीं मुझे तो फ्रूट खाने हैं, तो आप फ्रूट खाओगे. ऐसे ही जब नरेंद्र मोदी जैसे इंसान जब छोटे थे तब उन्होंने कहा मुझे देश के लिए काम करना है, मुझे देश के लिए काम करना है, और उन्होंने सालों तक काम किया. फिर ऐसा वक्त आया होगा लोगों ने कहा यार आप तो सीएम बन सकते हो. अरे हाँ यार मैं सीएम बन सकता हूँ, व्हाई नॉट, लेट मी ट्राई. और सीएम बन गए होंगे. और सीएम बन के उन्होंने ये सोचा होगा कि मुझे ये कार्य करना है अपने राज्य के लिए, और उन्होंने दिन रात वो कार्य किया होगा. ठीक है. उन्होंने कभी देखिए कोई भी इंसान कभी ये नहीं सोचता कि मैं लो परफॉर्मर रहूँ, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो किसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय हो. कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि उसको उसके काम के लिए कोई गाली दे, है ना. तो हर आदमी की इंटेंशन जो होती है वो बेस्ट देने की होती है. वो देता है कि नहीं देता वो उसकी आदतों में शुमार हो जाता है, उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है. वो देखता है यार ये 3 लोग मेरे सामने बैठे हैं, तीनों अपना बेस्ट नहीं दे रहे, मैं भी नहीं दूंगा. मत दे भाई, तेरी किस्मत खराब होगी. उनकी तो होगी नहीं होगी पता नहीं, क्योंकि हो सकता है उनकी ज़िंदगी में क्या लिखा है आगे पता नहीं, लेकिन तेरी किस्मत ज़रूर ख़राब हो जाएगी, क्योंकि तू जो एनर्जी अभी दे रहा है वो एनर्जी लो कैटेगरी की है, और लो कैटेगरी की एनर्जी लो कैटेगरी की चीज़ें लाएगी. तो मोदी जी जैसे लोग जो हैं उन्होंने जानबूझ के अपने काम को बहुत एनर्जी दी, उन्होंने प्यार दिया, पैशन दिया, लव दिया. तो उनके पास जो आप दोगे वो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा. मैं दुआएं दूंगा, आप भी दुआएं दोगे. मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ. आपके बच्चे का बर्थडे है और मैं आपके घर आया, मैं गिफ्ट लेके आया, मैं मान लो 2000 रुपये का गिफ्ट लेके आया, इतना सा बॉक्स लेके आया. आपको अब अगले बार मेरे बच्चे का बर्थडे है, आप भी आओगे, एंड 99% चांसेस है कि जो गिफ्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ आप उससे बेटर ही गिफ्ट लाने की कोशिश करोगे या उसको मैच करने की मिनिमम कोशिश करोगे. करेक्ट हो ना? 99% चांसेस है कि जितना मैं प्यार दे पाया उससे ज़्यादा आप देने की कोशिश करोगे. मैं यूनिवर्स को और मेरे सारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को सिखाता हूँ कि वो मेरे साथ कैसा बिहेव करें. तो अल्टीमेटली लॉ यही है. तो मोदी जी ने या शाहरुख खान ने या मैं कहूँगा दुनिया के जितने भी दिग्गज हैं, अंबानीज़ हैं, अडानीज़ हैं, उन्होंने अपने प्रोफेशन से इतना प्यार किया, इतनी उसको इज्जत दी, इतनी शिद्दत दी कि उसने उसको हज़ारों गुना वापस लौटाया. कुदरत का नियम है, आप एक बीज दो, हज़ारों बीज वापस लौटाती है. एक कुछ भी अच्छी चीज़ दो, आप कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट होता है. एंड व्हाट इज़ बटरफ्लाई इफेक्ट? जब एक छोटी घटना यहाँ घटती है तो उसका इम्पैक्ट विध्वंस के रूप में बहुत बड़ा हो सकता है. जैसे कहते हैं कि महाभारत का एक इंसिडेंट लिया जाता है कि द्रौपदी हंसी कि अंधे का बेटा अंधा दुर्योधन पे, बोलते हैं कि इस छोटी सी घटना से महाभारत पैदा हो गई कि दुर्योधन के मन में द्रौपदी के प्रति बहुत घृणा हो गई. फिर वो जुआ खेला, फिर द्रौपदी को बुलाया गया, केस घसीटे गए, और फिर द्रौपदी के कारण भीम ने प्रतिज्ञा ली इसकी जंघा तोड़ूंगा, इसको मारूंगा, दुशासन का खून पीऊंगा. तो बोलते हैं कि एक छोटा इंसिडेंट बाद में जाके महाभारत खड़ी कर सकता है. ऐसे ही एक छोटी चीज़ बाद में जाके पूरा रेवोल्यूशन ला सकती है. जैसे कि किसी बच्चे के मन में ये थॉट आया कि मैं उड़ूं, और उसने कहा यार मैं कैसे उड़ सकता हूँ. फिर उसने कहा यार ऐसे तो नहीं उड़ सकता, तो फिर क्या करें, एरोप्लेन बना दें. अब आप देखिए पूरी एविएशन इंडस्ट्री डेवलप हो गई एक छोटी सी थॉट से. एक बंदे के पास, कहते हैं कि ग्राहम बेल जिसने फ़ोन बनाया वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना चाहता था, और उसका नाम हेलो था, गर्लफ्रेंड का नाम हेलो था. हाँ. तो बोलता है कि उसने इसीलिए वो फ़ोन करते ही हेलो बोलने की आदत हो गई है, और वो ट्रेंड में तो बोलो अब वो छोटा सा रेवोल्यूशन फ़ोन बनाने का या सोचने का कि मैं गर्लफ्रेंड से बात करूं, वो एक छोटी सी विचार ही तो थी. अब वो इतना बड़ा रेवोल्यूशन हो गया, फ़ोन आए, फिर
क्या क्या इन्वेंशन हो गए, आज इंटरनेट आ गया। किसी ने सोचा था कि यार फ़ोन से ही मैं सारे काम कर लूँ, तो स्मार्टफोन आ गए। एक छोटा सा विचार, बटरफ्लाई जितना विचार, कि बटरफ्लाई पंख फड़फड़ाती है, इतनी देर में तो पूरे यूनिवर्स में वाइब्रेशन फैल जाती है। तो कहते हैं नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए स्मॉल थॉट। तो जब आप कह रहे हो, एक कैंसर पेशेंट मेरे पास आए, 3 दिन हमारे साथ रुके। 3 दिन के पहले मैं आपको बताता हूँ, 4 साल से वो व्यक्ति बहुत ज़बरदस्त पेन से जूझ रहे थे, 4 साल से, और हर रोज़ क्या ले रहे थे, पेन किलर्स ले रहे थे, 4 साल से। अच्छा। 3 दिन हमारे साथ रहे, हमने कहा बॉडी को प्यार दो, बॉडी को बार बार बोलो आई एम हेल्दी, ये वो, ठीक है। हमने और भी कई सारी चीज़ें, अफर्मेशंस बुलवाए, कई सारी चीज़ें बुलवाई, और उसका असर क्या हुआ पता है आपको? 3 दिन के बाद उस आदमी ने हमें कहा, सर पहली बार 4 सालों में ऐसा 3 दिन आए कि मुझे एक भी पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मुझे अच्छा लग रहा है। एंड आज 1 साल हो चुका उस बात को, 1 साल के अंदर उस बंदे ने एक भी पेन किलर की गोली नहीं ली, एंड हिज कैंसर लेवल 4 इज़ रिड्यूसिंग, ही इज़ वेरी हैप्पी। माय गॉड, मतलब प्रथम बार सुनने में, पहली बार तो ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है जी। लेकिन वो किस चाहत के साथ और किस समर्पण के साथ उसने फॉलो किया होगा, अपने दिमाग को ट्रेन किया होगा। Absolutely. तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप टेक्निकली उसको सिखाते हैं, बताते हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझ लो सर, कि जब भी मैं पॉजिटिव सोचूंगा ना, बॉडी में पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होंगे और बॉडी से पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी। यानी अच्छे लोगों को फ़ोन डायल हो रहा है, अच्छे लोगों को फ़ोन डायल हुआ तो अच्छे लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, अच्छी बातें करेंगे। यानी यूनिवर्स की अच्छी ताकतें एक्टिवेट हो रही है, क्योंकि हमारी बॉडी ही सबसे इंटेलिजेंट है। विचार बनाए ज़िंदगी, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि हर विचार में एनर्जी है और उस एनर्जी को मापा जा सकता है, उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। और जब हर विचार अच्छा है तो हर रोज़ हमें क्या सकना है, हमारी इमोशनल फ्रीक्वेंसी क्या है। आदमी कह रहा है मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं उससे पूछता हूँ डिप्रेशन क्या होता है? नहीं मैं लो फील कर रहा हूँ। तो तूने क्यों बोला डिप्रेशन है? बोलता नहीं मैं डिप्रेस हूँ। कैसे पता तुझे क्या होता है तेरे साथ डिप्रेशन में? नहीं मैं दुखी हूँ, हर वक्त लगता है दुखी हूँ। तो मैंने कहा दुखी है ना, तो डिप्रेशन नाम क्यों दिया? फिर बोलता है कि नहीं मुझे दिन भर ऐसे लगता है मैं सो जाऊँ, तो नींद आ रही है ऐसे बोलना, आलसी लग रहा है ऐसे बोलना, डिप्रेशन क्यों बोल रहा है? थोड़ी देर में उसके अंदर का ये मिथ डिसॉल्व हो जाता है कि आई एम डिप्रेस्ड। एंड आई हैव सीन सर, कई सारे लोगों को इतना सा शिफ्ट कर देते हैं और उनका डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं वो। बढ़िया। लेकिन प्रॉब्लम भी तो होती है ना, जैसे कि मेंटल हेल्थ, एक आप बिल्कुल बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक करने का और स्वस्थ करने की उसकी ताकत की बात कर रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ भी एक बड़ा इशू है। मुझे याद आता है कि दीपिका पादुकोण ने बड़े खुले रूप से इसको एक्सेप्ट किया था कि ये भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है और हम सबको खुल के बोलना चाहिए, बताना चाहिए। हमारी सोसाइटी में टैबू है, लोग नहीं बताते, कहते हैं। करेक्ट। आपको लगता है कि ये एक प्रॉब्लम है और उसको ठीक करने की जरूरत है? लाखों लोग मानसिक रूप से बीमार हैं सर। अच्छा। उनको पता ही नहीं है। अगर आदमी दिन में, औसत आदमी अगर दिन में नेगेटिव रहता है, जैसे मैं आपको अगर मेरा पास्ट बताऊं 2007 के पहले का, तो मैं दिन भर ऐसे चिंतित सा रहता था, मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं आती थी। आती भी थी तो मतलब कुछ घटना घटी अच्छी तो ही आती थी, दोस्तों ने हंसाया तो ही हंसते थे। दिन भर ऐसे ऐसे टाइट सा लगता था, दिन भर मैं लोगों से खुल के नहीं मिल पाता था। अब किसी ने मुझे बताया नहीं कि वो मानसिक बीमारी थी, लेकिन जब मैं 2007 में अपने टीचर से मिला और उन्होंने मुझे सेलिब्रेट करने का सिखाया, उन्होंने कहा सेलिब्रेट करो, लाइफ इज़ वन, जस्ट सेलिब्रेट एवरी मोमेंट। कुछ हुआ तो भी अच्छा है, ज़िंदगी है छोटी, हर पल में खुश रहो, घर में खुश रहो, ऑफिस में खुश रहो। आज पनीर नहीं तो क्या, दाल में ही खुश रहो। आज अच्छे कपड़े नहीं तो क्या, जो एवरेज हैं वो भी पहन के खुश रहो। जब मैंने सेलिब्रेट करना सीखा तो मुझे ये एहसास होने लगा कि जो आदमी सेलिब्रेट करता है वो असली सेलिब्रिटी है। और फिर मैंने ये साइंस भी समझी कि जब आप सेलिब्रेट करते हो तो 100 ट्रिलियन कोशिकाएं सही प्रोटीन बनाती है, बॉडी में फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है। बॉडी को लगता है बहुत ही बढ़िया, तो बॉडी से तरंगें जो निकलती हैं उनसे अच्छे लोग, अच्छी चीज़ें, अच्छी। मुझे नहीं पता आपने ये प्रयोग किया कि नहीं किया। कई बार ऐसा होता है बिजनेस में कि धंधा रुक जाता है, पैसा नहीं आ रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस आ गए हैं, और फिर जब ये 1, 2, 3, 4 महीना हो जाता है तो फिर मैं कई बार जागता हूँ और मैं कहता हूँ हो क्यों रहा है यार, अरे 3-4 महीने से मेरी एनर्जी बेकार है। इसी का रिफ्लेक्शन है। एक काम करते हैं, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं। और मैंने कई बार अलग अलग तरहों से मैं अपनी एनर्जी को शिफ्ट करता हूँ। जैसे कभी मैं सुंदरकांड करा दूंगा ऑफिस में, कभी मैं और मेरी टीम घूमने निकल जाएंगे, कभी गाड़ी में बैठ के तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक चला के पूरी सिटी में घूम के आएंगे,
कभी और कुछ नहीं तो टीम बैठ गई और अच्छा म्यूज़िक चला के डांस करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, अच्छा सोचेंगे। एक दिन हम लोगों ने एक वातावरण, पिछले साल की बात बताता हूँ आपको, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 3-4 महीने, 5 महीने बिजनेस बहुत बुरा था, हुआ ही नहीं, चल ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। ठीक है, पहले महीने तो पता नहीं चला कि चलो ठीक है, इतने महीने अच्छा था, एक महीना बेकार गया है, दूसरा भी महीना बेकार गया तो ज़्यादा सोचा नहीं कि ठीक है कोई बात नहीं, अगले महीने तो होना ही होना है अच्छा। लेकिन फिर तीसरा महीना जब बेकार गया थोड़ी चिंता हुई, चौथा गया तो और ज़्यादा चिंता हुई। 5वें महीने में मैं बैठा टीम को साथ लेके, मैंने कहा ना जो भी बेकार हुआ ना पिछले 4 महीने में, उनके बारे में बात नहीं करेंगे, मुझे ये बताओ पिछले 4 महीने में अच्छा क्या क्या हुआ है। और मैंने कहा छोटी से छोटी चीज़ भी मत छोड़ो। 4 घंटे हम लोगों ने बैठ के पूरी टीम ने एक ही चीज़ डिस्कस की, हमारे साथ अच्छा क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ, अच्छा। और अचानक से उस महीने बिजनेस इतना उठा, उसके बाद अगले 4 महीने इतना उठा कि जो भी घाटा हुआ था वो सब पूरा होके बहुत नेक्स्ट लेवल पे चला गया। दिस इज मैजिकल। तो जैसे ही हमने शिफ्ट की अपनी एनर्जी, रिजल्ट शिफ्ट हो गए। अच्छा, यही मैं इसको ज़रा रिलेट करता हूँ, ऐसे मुझे ध्यान आ रहा है कि प्रेमानंद महाराज हैं वृंदावन में, और वो जो अपनी कहानी बताते हैं कि उनकी किडनी दोनों फेल है और डॉक्टर ने बताया था कि 5 साल से ज़्यादा नहीं आप जीवित रहोगे। उस बात को हुए 20 साल हो गए, 20 साल हो गए, और बल्कि वो कहते हैं कि जो डॉक्टर जिसने बताया था वो उसका नहीं पता नहीं। तो यहाँ भी वही सोच और पॉजिटिविटी है कि वो एकदम फिट है अभी भी। वो ये कहते हैं कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। भाई भगवान ने अभी मुझे कहा है कि मैं फिट नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, मैं इसी में अभी खुश रहूँगा। वही चीज़ आपने बहुत ही शॉर्ट में बता दी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। और प्रेमानंद जी, हाँ, प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि ठीक है, भगवान ने कहा कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, अब इसमें भी मैं आनंद में रहूँगा। अब भले वो ये कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, भले वो नहीं कह रहे होंगे, भले उन्होंने एक हेल्दी पिक्चर नहीं लगाई होगी सामने, लेकिन उनके मन में क्या है, भगवान की मर्जी है, आई एम हैप्पी। अब जैसे ही वो कह रहे हैं आई एम हैप्पी, मैं ठीक हूँ, राधा 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 राधा, मैं ठीक हूँ, मैं राधा राधा राधा, भगवान को मारना होगा ले जाएगा, भगवान को नहीं मारना होगा कोई बात नहीं, आई एम ओके विद बोथ द कंडीशन। ऐसे कंडीशन में इट्स लाइक आपको डराने के लिए कोई व्यक्ति आया और आप डर ही नहीं रहे हो, थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति चला जाएगा। ठीक है कि यार ये तो डरता ही नहीं है, बल्कि वो खुद डर जाएगा, ये इतना निडर क्यों है, इसके पास कौन सी ऐसी पावर है जिसके कारण ये निडर है ना। जैसे मान लीजिए कोई गुंडा आया मेरे को धमकाने के लिए, तेरे को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैं कहता हूँ मस्त रहो, ठीक है, आपको जो करना है कर लो, मार दो। मैं स्माइल के साथ ही उससे, गौतम बुद्धा ने क्या किया, अंगुलीमाल आया मारने के लिए, पूरा गांव कह रहा था बुद्धा वो बहुत बड़ा डाकू है, मार डालेगा आपको, प्लीज़ डोंट गो आउट। बुद्धा ने कहा अब तो मेरे को जाना है। लोग डर गए, अरे ये क्या कर रहे हैं यार। और वो डाकू सामने आ गया, सामने आया तो बुद्धा मुस्कुराए और सीधा सीधा चलने लगे। वो पीछे से आवाज़ देता है, ए सुन, मैं हूँ अंगुलीमाल। बुद्धा मुस्कुराए और चलने लगे। तेरे को समझ नहीं आ रहा, सामने आ गया, बोले मार डालूंगा तेरे को। बोले मारने से पहले एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। बोले क्या। बुद्धा ने एक पेड़ की पत्ती तोड़ी और बोले इसको चिपका के दिखा दे वापस। बोलता है व्हाट आर यू सेइंग, ये थोड़ी कर सकता हूँ मैं। बोले जब जिंदगी नहीं दे सकता किसी को तो मारने का हक तेरे को किसने दिया, जब तू इस पत्ते को वापस नहीं लगा सकता तो इसको तोड़ने का हक तुझे किसने दिया। बस इतनी सी बात थी और वो बुद्धा के चरणों में गिर पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि सब लोग उससे डरते हैं और बुद्धा डर ही नहीं रहे। तो उसको ये लगा कि इसके पास कुछ अलग पावर है, पाँव में गिर गया। सर यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, बुरी से बुरी सिचुएशन आ जाए डरो ही मत उससे। प्रेमानंद जी महाराज की जिंदगी में दोनों किडनियां खराब है, डरते ही नहीं है। तो ऐसे ही मतलब कोई अगर कामयाब है तो चाहे उसको जानबूझ के कर रहा हो या अनजाने में, वो चीज़ें वो फॉलो हो रही है, तभी वो रिजल्ट मिल रहा है, वो वाइब्रेशन कंटिन्यू अच्छी निकल रही है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने की भी जरूरत नहीं है, बस फील अच्छा करो, हैप्पी रहो, ग्रैटिट्यूड में रहो। आपको मैं देख रहा था तो एक खान सर के साथ आपकी कुछ पिक्चर्स भी आई थी, वो जिस तरह से कामयाब है, लोगों में पॉपुलर हैं, यूथ में पॉपुलर हैं, आपको लगता है वो भी कहीं ना कहीं इसको फॉलो कर रहे हैं? 1000%। अच्छा। हर आदमी करता है सर, भले वो शुरू में कम करता हो, धीरे धीरे उसको और सफलता मिलती है तो और ज़्यादा करने लगता है, फिर उसका विश्वास बढ़ता है, फिर और ज़्यादा करता है, फिर उसके मेंटल बैरियर टूटते हैं, अरे ये भी पॉसिबल हो गया, ये भी पॉसिबल। जैसे मैं आपको मेरा बताता हूँ, 1200 रुपये महीने की नौकरी करते थे, कभी नहीं सोचा था कि बहुत बड़ा पैसा कमा पाएंगे। जब ट्रेनिंग के फील्ड में भी आए तो ऐसी उम्मीद थी कि जितनी नौकरी में मिल रहा है उससे 50% भी मिल जाए तो अपने को ये काम इसलिए करना है क्योंकि खुशी मिलती है, इसमें दुआएँ मिलती है। और फिर मैंने किसी को देखा कि कोई आदमी इसमें 2 लाख रुपए महीना कमा रहा था।
मैंने कहा यार 2 लाख ये कमा सकता है, मैं क्यों नहीं कमा सकता? वाह वंडरफुल, इसको 2 लाख आसानी से मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? क्या मैं बुरा ट्रेनर हूँ? नहीं। तो ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग अटेंड की, अरे ये जो करता है वो तो मैं भी कर सकता हूँ। अब विश्वास टूटा अंदर से कि हाँ, अब बड़ा हुआ विश्वास कि हाँ 3 लाख कमाए जा सकते हैं। फिर थोड़ा सा कहीं से सीखा कि कैसे कमाए जा सकते हैं, रिसर्च की, 3 लाख आने लग गया। फिर देखा किसी को कि 10 लाख कमा रहा है, अरे यार ये कैसे कमा रहा है 10 लाख, ये तो अपन नहीं कमा सकते। थोड़ी ट्राई की, नहीं हुआ। फिर देखा ये कर क्या रहा है, उसको समझा, ऐसा करने का कोई सिखा सकता है क्या, उससे सीखा। इसके लिए हमारे अंदर क्या कमियां हैं वो देखी, उन कमियों को सुधारा, 10 लाख पे पहुंच गए। फिर देखा कोई 1 करोड़ कमा रहा है महीने का, अरे ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है, अच्छा ये कैसे ऑनलाइन से पॉसिबल है, चलो ऑनलाइन सीख लेते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो समझने वाले लोग हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है आपकी 365 डिग्री को चेंज करना आपकी ज़िंदगी को। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह उठ के विचार चेंज कर लिए, विचार चेंज हो गए, विचार चेंज होने के बाद प्रोसेस को भी फॉलो करना पड़ेगा कि भाई आपको 1 करोड़ रुपये महीना कमाना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है यूनिवर्स से तुम 1 करोड़ मांगो, कैसे आएगा उसके ऊपर मत जाओ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ही काम करता है। और अब दिन में आप ये भी देखो कि हाँ मेरे पास अभी जो स्किल है क्या उससे 1 लाख आ सकता है, 1 करोड़ आ सकता है, नहीं आ सकता। तो कॉन्शियस से मैंने सबकॉन्शियस माइंड से सुबह 1 घंटा सोच लिया कि 1 करोड़ आ जाए, कैसे आए मुझे नहीं पता। अब दिन में जैसे ही आँख खोलोगे कॉन्शियस कहेगा भैया ऐसे सोचने से थोड़ी आ जाएगा, कुछ तो कर। अब मेरा माइंड कहता है यार सेल से 1 करोड़ आ सकता है, क्योंकि मैंने इसको इन 4 लोगों को देखा है सेल से ये 1 करोड़ कमा रहे, अब मैं सेल सीखूँ। फिर मेरा माइंड कहता है नहीं यार ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करके ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है, तो मैं ऑनलाइन कोर्स कैसे बनाते हैं वो सीखूं। तो कहते हैं कि 23 घंटे आपका कॉन्शियस माइंड आपसे जो करवा रहा है उसको हाईएस्ट लेवल पे करो, और 1 घंटा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो। दोनों का तालमेल हो गया, यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट एनीथिंग इन द वर्ल्ड। अच्छा, इसमें जैसे कि आपका अपना जीने का तरीका वो कितना महत्वपूर्ण होता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो जैसे टाइम से उठने की ही बात अगर कर लें कि ब्रह्म वेला में सुबह सुबह अगर कोई उठ रहा है तो अपने टाइम का ज़्यादा, अक्षय कुमार का इसमें बड़ा नाम आता है जी। सुबह सुबह उठते हैं, तो क्या वो ऐसे लोग ज़्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं और उसका रोल है इसमें अच्छा खासा? देखिए सर, सुबह उठते हैं ना तो पता नहीं क्यों बहुत अच्छा फील होता है। आप अर्ली राइजर हैं या आप लेट उठते हैं? नहीं, मैं तो मीडिया का थोड़ा जॉब है तो अप एंड डाउन चलता रहता है। चलते हैं। मैं हमेशा लेट उठता था सर, मतलब मैं आईटी का बंदा हूँ, कॉल सेंटर्स का बंदा हूँ, तो मैं हमेशा लेट उठता था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ लाइफ में कि मुझे लगा कि मुझे लाइफ को चेंज करना चाहिए, और एक ख्याल आया अंदर से कि प्रकृति में ना जितने हज़ार साल, मान लो कहते हैं कि कृष्ण हुए थे 5000 साल पहले, बुद्धा हुए 2500 साल पहले, श्री रामचंद्र जी हुए 10,000 साल पहले, तो कहते हैं कि इतने सालों पहले से पृथ्वी बनी हुई है, 10,000 साल, 15,000 साल, 20,000 साल, जो भी मान लो, उतने सालों से मनुष्य जल्दी उठता था या लेट उठता था? जल्दी उठता था। सभी लोग 4 बजे उठ जाते थे गाँव में पहले। लेटेस्ट कोई देर तक सोता था तो 6 बजे तक। और हज़ारों सालों से 20, 25, 50,000 साल जब से पृथ्वी थी तब से ये था। सिर्फ पिछले 50 सालों में जब से टीवी और इलेक्ट्रिसिटी आई है हर घर में, तब से रात में भी उजाला हो गया है। हाँ, तब से आदमी रात को लेट सोता है और सुबह लेट उठता है। अब ये समझिए, जो चीज़ 20,000 सालों तक लोगों ने चेंज नहीं की, वो हमने पिछले 50 सालों में चेंज क्यों की? और पिछले 50 सालों में बीमारियां बढ़ी, यस बढ़ी। पिछले 50 सालों में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, यस। पोल्यूशन बढ़ा, यस। जनसंख्या विस्फोट हुआ, यस। कहते हैं रात राक्षसों की और सुबह सवेरा देवताओं का, दिन इंसानों का। जैसे जैसे शाम होती जाती है राक्षसी शक्तियाँ बढ़ती जाती है। इंसान में भी आप देखिए प्रवृत्तियाँ जो है सारी की सारी नेगेटिव प्रवृत्तियाँ रात को जागने लगती है। व्यभिचार रात को करेगा, दारू पीना, शराब पीना, नशा करना रात को करेगा, जुआ खेलना रात को करेगा। सुबह सुबह जब आप उठते हो, न आप किसी को फ़ोन कर सकते हो, न किसी को गाली दे सकते हो, न किसी से जेलसी रख सकते हो। सुबह सुबह आपके अंदर की सात्विक प्रवृत्तियाँ देखिए कितनी बढ़ जाती है। सुबह सुबह आपको मैं बोलूँ उठते ही मूवी देखो, आप नहीं देख पाओगे। सुबह सुबह मैं आपको बोलूँ उठते ही किसी के बारे में बुरा सोचो, नहीं सोच पाओगे सर। तो सुबह सुबह बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर बहुत सारी पावरफुल पॉजिटिव प्रवृत्तियाँ होती है। रात भर में आपका ब्रेन भी शांत हो जाता है और सुबह उठते ही आप उसको अचानक से अशांत नहीं करना चाहते। दैट इज़ वाई सुबह जब आप इन सारी प्रैक्टिसेस को करते हो, इनका इम्पैक्ट हज़ारों गुना ज़्यादा होता है। मतलब तकनीक और तरक्की के नाम पर आप चाहे जितनी भी तब्दीली कर ले, लेकिन नेचर का जो एक अपना
तरीका है, वजूद है, वो वैसे ही रहता है, उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती। लोग कहते हैं विकास हो रहा है, मैं कहता हूँ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। आई एम सो सॉरी बट ये मेरा पर्सनल मत है और लोग इसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, बट 20,000 सालों में असली विकास हुआ, जहाँ धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई, लोगों को चेंज को अडेप्ट करने का समय मिला, भले एक पीढ़ी लगी, 10 साल लगे, 20 साल लगे, एंड फिर दूसरा चेंज आया। पहले नॉलेज डबल होती थी 1000 सालों में, फिर नॉलेज डबल होने लगी 500 सालों में, फिर नॉलेज डबल होने लगी 100 सालों में, फिर नॉलेज डबल होने लगी 10 सालों में, फिर नॉलेज डबल होने लगी 5 सालों में। आज तो हर 6 महीने में नॉलेज डबल हो जा रही है, मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन इस दुनिया में 6 महीने में उसकी डबल क्रिएट हो रही है। अब आप बताइए, क्या मनुष्य इतनी सबको चेंज कर पाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा? एक लेवल के ऊपर नहीं कर पाएगा सब। और इतना फास्ट चेंज के कारण आप देखिए, आज पिछले 20-30 सालों में ही मैंने तो ये सुना है कि बच्चे ने माँ बाप का मर्डर कर दिया, स्कूल में गोलियां चल रही है। पहले कभी हुआ ही नहीं ये सब, और हुआ भी मतलब कोई सैकड़ों सालों में एक आधी बार। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? इतना करप्शन कैसे हो गया, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी कैसे फैल गई 50 सालों में? इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। तो डेवलपमेंट इज़ गुड, लेकिन इट शुड बी सस्टेनेबल। तो अभी जो हो रहा है, मुझे लगता है ये डेवलपमेंट से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन। आप देखिए सोशल मीडिया इतनी तेज़ी से आया, ये डिस्ट्रॉय ज़्यादा कर रहा है लोगों को। अच्छा है, आप जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए अच्छा है, हम तेज़ी से लोगों तक पहुंच सकते हैं, हमारे अच्छे विचार फैल सकते हैं। लेकिन अच्छे विचारों से ज़्यादा झूठ फैल रहा है, अश्लीलता फैल रही है, अच्छे विचारों से ज़्यादा मर्डर्स फैल रहे हैं। एक छोटा बच्चा, हर माता पिता की एक कंप्लेन है, जिनके भी घर में छोटा बच्चा है 10 साल से नीचे का, फ़ोन ही नहीं छोड़ता। माता पिता दूर हो रहे हैं, 5 घर के सदस्य हैं, पांचों एक एक कमरे में बैठ के फ़ोन पे लगे हुए हैं। दे आर, आज के नए बच्चे जाना ही नहीं चाहते रिश्तेदारों के, उनको लगता है रिश्तेदार को जाएंगे हमारा फ़ोन का टाइम ख़त्म हो जाएगा। सो आई थिंक डिस्ट्रक्शन इज़ मोर बिकॉज ऑफ मतलब रैपिड चेंज होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, चेंज को आप रोक भी नहीं सकते, और नहीं कोई भी तकनीक और टेक्नोलॉजी आती है तो अपने साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को लेके आती है। लेकिन प्रकृति से दूर होने की ज़रूरत नहीं है, उसको वही बना कर रखना है। मैं आपका देख रहा था कि आप शायद उसी नेचर के करीब जाकर सुबह सुबह ही एक कमांडो ट्रेनिंग आप कराते हैं, जो काफ़ी पॉपुलर है। थोड़ा उसके बारे में बताइए आप। 2018 में थोड़ी लाइफ पटरी से उतर गई थी, तो अचानक से एक ख्याल आया कि क्या रीज़न है। तो पहले तो उसको संभालने की कोशिश की, फायर फाइटिंग की, उससे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा व्हाट एल्स कैन बी डन। तो मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। जब मेडिटेशन की तरफ गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कई सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर रहे हैं। और अचानक से ख्याल आया, वही जो अभी मैंने बताया कि इतने सालों से ऋषि मुनि साधु संत, प्रकृति का हर प्राणी जल्दी उठता है, और हम मनुष्यों ने पिछले 20-25 सालों में लेट उठने का कार्यक्रम क्यों किया। तो मैंने कहा यार अपन भी जल्दी उठेंगे। तो जल्दी उठने की कोशिश की, अलार्म लगाता, बंद कर देता। मैंने कहा एक काम करते हैं, 50 लोगों को साथ लेते हैं, फिर तो जल्दी उठना ही पड़ेगा। तो मैंने 50 लोगों का एक ग्रुप बना दिया और उसका नाम दे दिया BSR's कमांडोज, पता नहीं क्यों। और उनको मैंने कहा भाई एक दिन मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करके एक दिन रात को मैंने मीटिंग की उनसे, और मैंने कहा भाई देखो मैं तुम्हें 3 महीने की फ्री सर्विस देना चाहता हूँ। ये सारे मेरे VIP क्लाइंट्स थे जिन्होंने मेरी कोचिंग में लाख रुपए से ऊपर खर्चा किया था। तो मैंने इन सब का ग्रुप बनाया। मैंने कहा यार मैं तुम्हें ना अगले 3 महीने फ्री कोचिंग देना चाहता हूँ, लेकिन मैं करवाऊँगा क्या ये तुम्हें 1 हफ्ते बाद बताऊँगा। फिर 1 हफ्ते मैंने सोचा, फिर मैंने उनको कहा, वापस से 1 हफ्ते बाद मुलाकात हुई। मैंने कहा सुबह उठना होगा, 90 डेज़ का चैलेंज है, नॉन स्टॉप उठना होगा, 4:45 पे कनेक्ट करेंगे, एंड 1.5 घंटा 90 मिनट्स हम लोग अपने माइंड को ट्रेन करेंगे। उसके पीछे का लॉजिक ये बना कि हम अपने पेट को दिन में 3, 4, 5 बार खाना देते हैं, माइंड और आत्मा को खाना कब देते हैं? कहते हैं कि फीडिंग योर स्टमक इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट फीडिंग योर माइंड इज़ हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने कहा अपने माइंड को खाना। अब लोगों ने कहा सर शाम को कर लो, सुबह क्यों सर, इतनी जल्दी नहीं उठ पाएंगे। मैंने कहा शाम ना तुम्हारी है ना मेरी है, मैं तो फिर भी आ जाऊंगा क्योंकि मेरा तो मान लो बिजनेस भी ट्रेनिंग का ही है, लेकिन तुम कैसे आ पाओगे हर रोज़ शाम को? कभी तुम ट्रैफिक में अटक जाओगे, कभी तुम्हारे कोई गेस्ट आ जाएगा, कभी तुम्हारा बच्चा बीमार हो जाएगा, कभी बच्चे को खिलाने ले जाना पड़ेगा, कभी किसी का बर्थडे आएगा। मैंने कहा शाम तुम्हारी नहीं है, सुबह तुम्हारी है। मैंने कहा सुबह ही करना है, मकसद ही सुबह जल्दी उठना है। हमने सुबह जल्दी उठना शुरू किया था। 90 डेज़ लोगों का ऐसा यूफोरिक रिस्पॉन्स रहा, मतलब वाह मज़ा आ गया सर। और हुआ क्या कि उस 90 मिनट्स में हम बहुत सारी रिचुअल्स करते हैं, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, किताब पढ़ना, सोचना, ग्रैटिट्यूड, चैंटिंग, दुआएं देना, मंगल मैत्री करना,
मंत्र बोलना, सब कुछ कर लेते हैं हम 1.5 घंटे में। और अपने दिन को प्लान करना, अपने गोल्स पढ़ना, सब कुछ कर लेते हैं। तो लोगों के कई सारे मिराकुलस रिस्पॉन्सेज आए। जैसे एक रिस्पॉन्स आया कि सर सुबह जल्दी उठने से हमें तो 3-4 घंटे एक्स्ट्रा मिलने लग गए। क्योंकि जनरली पहले आदमी दिन शुरू करता था 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे। अब वो 3 घंटे, बोले सर जब तक हमारे घर के बाकी लोग या हमारे पड़ोस के बाकी लोग या दोस्त उठते हैं ना, तब तक तो हम अपना दिन भी प्लान कर लेते हैं, गोल्स भी बना लेते हैं, अपने आप को खाली भी दे देते हैं, खाना वाना भी खा लेते हैं, नाश्ता भी कर लेते हैं, अखबार भी पढ़ लेते हैं, फिर भी ऐसे लगता है अरे यार ऑफिस का टाइम कब होगा। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई लोगों की, रिजल्ट्स इंप्रूव हो गए, पॉजिटिविटी एक्सट्रीम हो गई। क्योंकि मेरा एक ही थॉट है, प्रकृति के जैसी अपनी प्रकृति बना लो तो आप बहुत ज़्यादा जीत में रहोगे। A nature's nature as a person's nature should be like a nature's nature. That's what I say. मतलब इस कमांडो ट्रेनिंग का एक मेन मकसद था सुबह जल्दी उठा के लोगों को रिचुअल्स करवाना, सफल लोगों के रिचुअल्स, पॉजिटिव सोचना, विजुलाइज करना, मेडिटेशन करना, जो भी एक आम आदमी को शांत रहने के लिए, माइंड को पावरफुल बनाने के लिए। ये जो आजकल के पढ़ने वाले बच्चे हैं, एग्ज़ाम्स वगैरह आते हैं, तो उनका भी एक पक्ष होता है कि रात को मुझे खाली एकदम शांत टाइम मिलता है, तो लोग वो रात को ओवरनाइट जग के अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। वो उनको आप क्या कहना चाहिए? मैं भी ऐसा ही था, मुझे भी लगता था मैं रात को मेरा दिमाग अच्छा चलता है, वही। लेकिन मैंने अक्सर देखा कि रात को मतलब 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, और फिर सुबह 12 बजे तक आप सो रहे हो। मैंने अक्सर ये नोटिस किया कि जो आदमी रात को ज़्यादा देर तक जगते हैं वो कई बार दिन में ज़्यादा देर तक सोते हैं, तो टाइम बहुत वेस्ट होता है और दिन भर थकावट सी रहती है एक। मैं कहता हूँ उसी को थोड़ा सा उल्टा कर दो भाई, आपको रात की शांति चाहिए। कितनी देर शांति मिलेगी आपको रात को? 11 बजे से 1 बजे, 2 बजे, 3 घंटा। मैं कहता हूँ सुबह 4 बजे उठ जाओ, तो 4 बजे से 7 बजे की शांति मिल गई ना। रात को 10 ही बजे सो जाओ आप, तो आपको सेम शांति सुबह 5 से 3 बजे उठ जाओ, 3 बजे से 5 बजे तक मिल जाएगी, सेम शांति, बल्कि ज़्यादा मिलेगी। और इवन बेस्ट ये रहेगा कि आपका ब्रेन भी जो है वो सोया हुआ रहेगा। आदमी ये एक्सक्यूज़ क्यों देता है कि मुझे रात को शांति मिलती है, रात को मैं ज़्यादा क्रिएटिव होता हूँ? इसलिए क्योंकि सुबह उठने में अपने आप को रोज़ हराना पड़ता है। आदमी रोज़, देखिए आप 90% लोग, हाँ मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, क्यों? क्योंकि नींद तुम्हें हरा देती है। जो आदमी खुद की नींद से हार गया, यानी खुद के माइंड से हार गया, वो दुनिया को कैसे जीतेगा? जो आदमी नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता भाई तुम? यू मस्ट डू इट। दिन की पहली ही शुरुआत हार से होगी। क्या मैं 8 बजे उठना चाहता हूँ और मैं नहीं, मैं तो जल्दी नहीं उठ सकता, मैं 5 बजे उठना चाहता हूँ, मैं नहीं उठ सकता। अगर दिन का पहला ही थॉट नेगेटिव होगा, हार से होगा, तो गलत हो जाएगा दिन। मैं तो कहता हूँ दिन की शुरुआत ही करो, ये मैं 4 बजे उठ गया, वाह मज़ा आ गया, अब मैं ये करूँगा वो करूँगा, और 1-1.5 घंटे बाद आपको इतना फ्रेश, जितने भी हमारे कमांडोज के पार्टिसिपेंट्स हैं ना, उन सभी का ये एकमात्र थॉट, सर इतनी वैल्यू मिलती है और इतना मज़ा आता है, दिन भर ऐसे जोश में जाता है सर, दिन भर इतना पॉजिटिव फील होता है सर, जैसे आप सब कुछ कर लेंगे। शुरू में ऐसा लगता होगा ना कि सुबह उठने पे आप ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हो, जबकि जो उठते हैं वो ये बताते हैं कि नहीं, उस समय दिमाग ज़्यादा चलता है, ज़्यादा ग्रैस्पिंग पावर होती है, ज़्यादा आप शांत रहते हैं जी। तो क्या मैं ये सही सोच रहा हूँ कि शुरू में जब आप उठना शुरू करोगे तो आपको लेजीनेस फील होगा, करते 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 कोई उस भी मोड में चीज़ आएगा? आए, हाँ कोई भी चीज़ चेंज किया हमने, अगर वातावरण में अचानक से चेंज किया तो थोड़े दिन तकलीफ तो होगी फॉर श्योर, और वो स्वाभाविक है। तो हमारे कमांडो के भी कई पार्टिसिपेंट होते हैं, जो मैं उनको यही कहता हूँ, मैंने कहा आपको मैं ऐसे एडमिशन नहीं दूंगा कमांडो ट्रेनिंग में, आप पहले मेरा 2-3 दिन का ओरिएंटेशन अटेंड करो, सुबह उठ के देखो, जाग के देखो, पॉजिटिव फीलिंग आ रही है तो ही आप कनेक्ट करो। तो 99% लोग उसमें से कनेक्ट करते हैं। बट मैंने ये देखा है कि तकलीफ़ तो मुझे भी होती है, आज भी होती है, क्योंकि रात को आप सोए ही 12 बजे हो और आपको उठना है 4:30 बजे, इट्स वेरी टफ। तो उस केस में मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आप अपनी बॉडी को कैसे संभालना है, ये आपको इंटेलिजेंस डेवलप करनी है। तो मान लो आप 10 बजे नहीं सो सकते, क्योंकि मेरा भी काम है, कभी ट्रैवल कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, 12 बजे सोते हैं और उठना 4:30 बजे है, 4:55 पे है। उस केस में कभी पावर नैप ले लो, उस केस में कभी दिन में सोना शुरू करो थोड़ा सा, उस केस में आप थोड़ी मेडिटेशन करके अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हो, कभी एक्सरसाइज करके अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हो। तो मैं तो ये सारी हरकतें अपनाता हूँ। मेरा सबसे बढ़िया है पावर नैप करना। हाँ, पावर नैप का तो अनुभव मेरा भी है कि वो कमाल की चीज़ है। मतलब आप
कुछ मिनट भी अगर सो लो तो आपको उतनी ही राहत देता है, उतनी ही फ्रेश कर देता है। ये भी दिमाग का एक अलग सा एंगल है। So true. अच्छी बात है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है जो मैं आपसे साथ डिस्कस करना चाह रहा था। आजकल सोशली अगर देखें तो रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ के हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हो, या और भी जो भी रिलेशंस होते हैं, उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, जो एक बड़ी टेंशन का एक कारण है वो। इसमें सर मेरे मत है ना 3-4 तरह के होंगे। यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ कॉन्शियस माइंड का रोल भी बहुत है और सब कॉन्शियस माइंड का भी है। सब कॉन्शियस से तो आप डेफिनेटली आप ब्लेसिंग्स दो, ऊर्जा दो, पॉजिटिव रहो, ग्रेटफुल रहो, अगले आदमी को आप अप्रिशिएट करो, अच्छी आदतें डालो। ये सारी चीज़ें तो देखिए हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन आजकल रिलेशनशिप ख़राब क्यों हो रहे हैं, पहले वहाँ समझना पड़ेगा। तो ख़राब होने का सबसे बड़ा रीज़न आदमी को चाहिए क्या, वो क्लियर ही नहीं है। अच्छा। तो अब होता क्या है कि यार ये बंदा है, इससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, या ये लड़की है, इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मुझे इसी से शादी करनी है। शादी होने के बाद कहते हैं यार ये क्या है यार, ये तो वो वैसी कर ही नहीं रही जैसा मैं चाहता हूँ, ठीक है, इससे अलग होना है मुझे। क्यों? क्योंकि वो दूसरी लड़की बहुत अच्छी लग रही है। अरे भाई तुम्हारी चॉइस ऐसे कैसे बदल गई? वाई डोंट यू फॉल इन लव? यू आर नॉट फॉलिंग इन लव, क्योंकि आप कंप्लेन बहुत देख रहे हो। अरे इसमें तो ये ठीक नहीं है, मैं तो चाहता था ऐसी मिले, मैं तो चाहता था ऐसा बंदा मिले, ये बंदा तो कमाने में ही ध्यान रखता है, ये तो मुझे टाइम ही नहीं देता। कंप्लेंट्स बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। मेरा हस्बैंड ऐसा क्यों बढ़ गई? फिल्मों से, क्योंकि फिल्मों में बताते हैं कि भैया वो लड़की के आगे पीछे हीरो घूमता है और लड़की हीरो के आगे पीछे घूमती है, प्यार में मरने जीने की कसमें। अरे वो रियल लाइफ है, रियल लाइफ ऐसी नहीं होती है। रियल लाइफ में आपको परिवार को साथ लेके चलना होगा। दूसरा रीज़न, शादी के बाद भी जो फ़ोन आ गए हैं तो उसमें एक तो रील पे ज्ञान देने वालों का रील सुनना, बहुत सारे ज्ञान आ रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, इतना होना चाहिए वह। सर एक प्रैक्टिकल लाइफ में हर चीज़ को करना, आज आप और मैं पॉडकास्ट कर रहे हैं, इस पॉडकास्ट में इसको हम जान के सोच के बोलें कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट पॉडकास्ट बनाया है। कैसे बनाओगे आप? कैसे बनाऊंगा मैं? हमें जो आता है वही आता है ना। अब वो जो नेक्स्ट लेवल की जो सोच लानी है उसके लिए तो आपको भी 10 साल पढ़ना पड़ेगा, मुझे भी 2-4 साल, 5 साल, 10 साल पढ़ना पड़ेगा। मतलब हमें दोनों को ही एक नेक्स्ट लेवल, आज तो हम वही दे सकते हैं ना जो हमें आता है मैक्स। तो आज तो हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे के लिए कर सकते हैं वही कर सकते हैं। माता पिता साथ रह रहे हैं तो लड़की कहती है मैं तुम्हारे सास ससुर के साथ नहीं रहूँगी। क्यों नहीं रहेगी भाई तू सास ससुर के साथ? क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं वो टोकते हैं, रोकते हैं। अरे व्हाट डू यू मीन बाय टोकते हैं, रोकते हैं? लेकिन जब ज़रूरत होती है तो हेल्प भी करते हैं ना, सपोर्ट भी करते हैं ना। तुम बाहर जाती हो तो तुम्हारे बच्चे को भी संभालते हैं ना। तो बस ये तो पैकेज है। तुम कहो नहीं बच्चे को भी संभाल लें, किचन में भी हेल्प कर दें, लेकिन टोके ना कभी। आई मीन एक्सपेक्टेशन ही गलत है। फिर हर चीज़ के लिए लड़का अपनी माता पिता से शेयर करना, लड़की अपने माता पिता से शेयर करना। वाई सो? मुझे लगता है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है ही नहीं, सिर्फ समझ की कमी है। और वो समझ की कमी इतनी है कि आदमी कहता है कि नहीं सर मेरा पति ना दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट रखता है। ओके, क्यों रखता है? सोचो, बैठो पति के साथ, बात करो खुल के, क्या बात है भाई, ऐसी क्या रीज़न है जो। लेकिन पति तुमसे डर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पता है ये तो खा जाएगी, इसको पता लगते ही। ऐसे ही पत्नी को कहीं बाहर जाना है, पति से पूछना पड़ता है उसको, मैं बाहर जाऊँ क्या? क्यों भाई? बैठो पति के साथ एक दिन, या पति भी बैठे, भाई तुम्हें बाहर जाना क्यों अच्छा लगता है, क्या रीज़न है, मुझे बताओ। मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता। बैठ के बातचीत कर लो ना। अब बातचीत तो होती नहीं है, दोनों एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं। तो आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग की इशू है, और ये घर घर का इशू है। ऑलमोस्ट हर दूसरे घर में ये चैलेंजेस है, और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पॉडकास्ट सुन के कोई उसमें चेंज हो सकता है। ये तभी चेंज हो सकता है जब एक आदमी प्रण ले ले कि मेरा रिश्ता तो मुझे लेजेंडरी बनाना है। और इसमें भी ये है कि एक आदमी से नहीं होगा, ये दोनों पार्टीज़ को सोचना पड़ेगा। आप कितना भी अच्छा सोच लो, लेकिन अगर आपकी वाइफ उस लेवल पे नहीं सोच रही है तो आपकी सोच एक लेवल के ऊपर बेकार हो जाएगी। तो इसमें मैनिफेस्टेशन काम करेगा क्या? कि 100% काम करेगा। कैसे वो? इसमें मैनिफेस्टेशन इस तरह से काम करेगा कि आप एक अच्छे रिश्ते की कल्पना करते रहो, आप ऊर्जा अच्छी देते रहो, तो आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी। फिर आपके अंदर से कंप्लेन कम हो जाएगी। कंप्लेन कम हो जाएगी तो बिकॉज ऑफ दैट आपके झगड़े कम होंगे, और ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगेगा। मैनिफेस्टेशन कहाँ काम नहीं करेगा? मैं चाहूँ कि मेरी ज़िंदगी में तो लेट्स से
कोई भी एक नई हीरोइन का नाम बताएं आप, मान लो परिणीति चोपड़ा, यही आए मेरी ज़िंदगी में, अब कहाँ से आएगी? वो ऑलरेडी मैरिड है मान लीजिए, या सोनाक्षी सिन्हा है, वो तो ऑलरेडी मैरिड है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि भाई आपको जो चाहिए वो सब मिल सकता है, तो यूनिवर्स यहाँ पे कहता है कि आपको सोनाक्षी सिन्हा क्यों चाहिए, तो वो सारी चीज़ें लिखो कि मुझे सोनाक्षी सिन्हा इसलिए चाहिए क्योंकि उसमें ये क्वालिटी अच्छी है, उसकी शक्ल अच्छी है, उसका लुक अच्छा है, उसकी हाइट अच्छी है, वो ग्लैमरस है, वो सेंसिबल है, वो सेंसिटिव है, वो प्यार अच्छा देती है, वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परिवार को साथ लेके चलने वाली है। तो तुमने ये सारी क्वालिटी रख दी। अब यूनिवर्स या भगवान कहता है तुझे ये चीज़ें सारी क्वालिटी सोनाक्षी सिन्हा से ही मिले, क्यों भाई, कोई ज़रूरी है मैं तुझे कोई और उससे भी बेटर मॉडल दे दूँ? तो अच्छा मोबाइल का और भी बेटर मॉडल मिलता है ना, शादी करने के बाद यही समझ में आता है कि यार शादी और मोबाइल के समय आदमी यही कहता है थोड़े दिन रुक जाता तो और बेटर मॉडल मिलता। ब्रह्मांड कहता है, भगवान कहता है तुझे क्वालिटीज़ से मतलब है या तुझे सोनाक्षी सिन्हा से मतलब है? नहीं, क्वालिटी से मतलब है, तो मैं क्वालिटीज़ वाली चीज़ देता हूँ। भाई आपको यही पानी की बोतल दो, ये तो मैं पी गया, आपको पानी से मतलब है या बोतल से मतलब है? तो द सेम इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप जो चाहो वो रिश्ता अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हो, बट आप एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं आप जिद करो। आपको जो चीज़ चाहिए वो सब मिल जाएगी, आपको वैसी क्वालिटीज़ उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ मिल जाएंगी। मैं आपके बारे में भी जानना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में ऐसा घटित हुआ जिसने आपको कोच BSR बना दिया? कोई तो ऐसी चीज़, कोई ऐसी आग लगी होगी? बिल्कुल बचपन से लगी हुई थी। मैं बहुत शाय था, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, मैं बहुत नेगेटिव रहता था, मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, कितना करना है, बहुत कंफ्यूज रहता था, डिप्रेस सा रहता था। लेकिन जब मैं पुणे गया और अच्छे टीचर से मिला, उन्होंने मुझे इन सभी सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बड़ी सोच का जादू, स्टेज पे खड़े होकर बात करना, पब्लिक से मिलना, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, ये सारे टॉपिक्स जब मुझसे इंट्रोड्यूस होने लगे तो मेरी तो ज़िंदगी जैसे 360 डिग्री बदल गई हो। मतलब आई वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन इन जस्ट 6 months। मैं बस स्टेज पे जाता ही नहीं था, मैं डरता था, मैं कभी चढ़ता ही नहीं था। एंड आई स्टार्टेड लविंग स्टेज। मैं स्टेज पे डांस करने लगा, खुल के गाने लगा, इंजॉय करने लगा, लोग हंस रहे हैं तो हंस रहे हैं, आई डोंट केयर। मेरे टीचर्स ने ये बताया और मैं ये सब करने लगा और मैंने कहा यार वाओ, दिस इज़ लाइफ। तो वो थोड़ा क्रक्स बताया आपकी, क्या बताया कि ऐसे एकदम बिल्कुल? मुझे जब मैं पहली बार मिला तो मैंने किसी को देखा कि उन्होंने है ना 1 से 50 तक शब्दों को लिखा और 1-2 मिनट के अंदर ही 1 से 50, 50 से 1 पूरे याद कर दिए। मैंने कहा ये तो मिरेकल है, मेरे को सीखना है। वहाँ पे मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं ट्रेंड हूँ या अनट्रेंड हूँ। मैंने वो सीखा और मैं भी करने लग गया। मैंने कहा वाओ, ये मैजिक नहीं था, ये तो ट्रेनिंग थी। 1 से 50 तक शब्द, मतलब मेमोराइजेशन करने लगे वो फास्ट। उन्होंने मुझे कहा कि 50 शब्द बताओ, तो मैंने बताया लाइट वाइट, उन्होंने लिखे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा अब तुम बताओ 1 से 50। मैंने कहा नहीं बता सकता। चलो 2 मिनट ले लो। मैंने 2 मिनट लिए, मैंने नहीं, उन्होंने फिर पूछा, मैं नहीं बता पाया। मेरा दोस्त गया, वो भी नहीं बता पाया। और वो सामने लेडी बैठी थी, उसने 1 से 50 फटाक से बता दिया, आंखें बंद करके 50 से 1 बता दिए। फिर मुझे बोला कि इस नंबर पे ये शब्द है क्या, इस नंबर। मतलब मैंने एक ऐसा मैजिक देखा। मैंने कहा 2 मिनट में इतना कैसे याद हो सकता है? Exactly. उसने कहा तुम भी कर सकते हो, बस तुम ट्रेंड नहीं हो, मैं ट्रेंड हूँ। मैंने कहा फिर क्या करना होगा? ट्रेन करनी होगी। ट्रेनिंग के लिए क्या लगेगा? 7,500 रुपये लगेंगे। मैंने कहा ठीक है, दे दिए। 7,500 दिए, 3 दिन का प्रोग्राम किया और मैं भी करने लगा वही चीज़। फिर मैंने कहा अच्छा ये स्टेज पे बोल रहे हैं, ये भी ट्रेनिंग से होगा? वाह। मैंने स्टेज पे बोलने की ट्रेनिंग ले ली। फिर मैंने कहा सेल्स नहीं आती, ये भी ट्रेनिंग से होगा, चलो सेल्स की ट्रेनिंग ले ली। फिर मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अच्छा ये भी ट्रेनिंग से होगा, ट्रेनिंग ले ली। हर चीज़ की मैंने ट्रेनिंग लेता गया। और जब ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आई ना, तो मैं कहता हूँ सर मैं टोटल बदल गया। अच्छा। मतलब मेरे को लोग अब कॉम्प्लीमेंट देने लगे, तू इतना खुश रहता है, तू इतना एनर्जेटिक रहता है, यू आर द मोस्ट एनर्जेटिक एंड दिस एंड दैट। और जब ये कॉम्प्लीमेंट मिलने लगे तो मेरा तो जोश बढ़ने लगा। अब तो मैं कभी भी धड़ल्ले से स्टेज पे चले जाना है ना। और फिर अचानक से एक दिन ख्याल आया यार क्यों ना ट्रेनर बन जाए। अच्छा। क्योंकि एक व्यक्ति ने मुझे कहा यार आ जाओ सब छोड़ के ट्रेनिंग की फील्ड में। मैंने कहा अच्छा मैं कैसे आऊँगा? अरे इसको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो मुझे क्यों नहीं लग रहा? और फिर मैं ट्रेनिंग के फील्ड में आ गया सर। एक हॉबी के लिए आया था, बस इतना सोच के आया था कि जितना ज़िंदगी में पैसा मिल रहा है नौकरी से, उतना यहाँ से मिल जाएगा क्या? और अंदर से आवाज़ आई है मिल जाएगा इतना, तो 30,000 तो कमा ही लेगा यहाँ से, पूरा साल मेहनत करेगा। फिर मैंने कहा नहीं कमा पाया तो मैंने कहा बुरे से बुरा क्या होगा, फिर नौकरी पकड़ लेंगे। अच्छा। ऐसा सोच के मैं ट्रेनिंग में आया था
एंड एक ही उद्देश्य था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है। एंड मेरे टीचर कहते हैं कीप द मेन थिंग, जिस उद्देश्य से आया था बस उस उद्देश्य को मेन रखो, बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। तो मैंने इसी उद्देश्य के साथ आगे काम करना शुरू किया और आज इतने सालों से 15 सालों से लगातार ट्रेनिंग के फील्ड में काम कर रहे थे। मैं आपके बारे में देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो उसमें एक जगह ये भी आई थी कि द सीक्रेट मूवी एक थी जिसने आपकी ज़िंदगी को बदला। वो मूवी क्या थी, जरा बताएं आप। द सीक्रेट तो वर्ल्ड फेमस मूवी है रोंडा ब्रायन की, जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ही ये बताया है कि जब जब आप सोचते हो तब तब आप क्रिएट करते हो, जब जब आप सोचते हो तब तब आप कोई ना कोई चीज़ ऑर्डर करते हो और वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में आती है। तो आपकी ज़िंदगी में बुरा हुआ या अच्छा हुआ, सब आपने क्रिएट किया है। अच्छा। तो उसमें अलग अलग विद्वान आते हैं और वो अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में और अपने अपने फ़िलासफ़ी को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि उसमें एक फ़िलासफ़ी है कि अगर आपके घर में कोई भी बीमारी है, परेशानी है, तो आप उस बीमारी के बारे में ना सोचें, आप ठीक होने के बारे में सोचें। आपको लोन है तो आप लोन के बारे में ना सोचें, आप सेविंग के बारे में सोचें, आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। तो जो आप सोचेंगे यूनिवर्स उसी को आपकी ज़िंदगी में लाएगा बार बार। इसका एक बहुत ही अच्छा एक कोट भी है दूसरा, वो कहते हैं कि द थिंकर थिंक्स द प्रूवर प्रूव्स। मैं जैसा सोचता जाऊंगा ये यूनिवर्स वैसा ही प्रूव करता जाएगा। मैं कहूँगा यार ये जो है अरविंद जी जो है ये अच्छे आदमी नहीं है, मुझे लगता है। अब मैं ऐसा सोचूंगा ना तो मेरे को अरविंद जी की सिर्फ वही सारी चीज़ें हाईलाइट होकर दिखेगी जो कि नेगेटिव है। और अगर मैं कहूँगा ये अरविंद जी कितने अच्छे आदमी हैं तो मुझे अरविंद जी की सारी अच्छी आदतें दिखेगी। मतलब इस रूम में मैं रेड कलर देखना चाहूँगा तो रेड कलर दिखाई देगा ज़्यादा मुझे, बाकी सारे कलर छुप जाएंगे। और अगर मैं ग्रीन पे फोकस करूँगा तो ग्रीन हाईलाइट हो जाएगा। तो मैं जो देखना चाहता हूँ इस ब्रह्मांड में सब ऊर्जाएं मौजूद है, हम जिसके ऊपर एनर्जी डालना चाहते हैं वही हमें दिखती है बार बार। द सीक्रेट मूवी मतलब सबको देखनी चाहिए 100%। यूट्यूब पे फ्री वर्जन है। और ऐसी कोई बुक इस तरह की, इसके बारे में अगर कोई और कुछ जानना चाहे मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ, ये किताब सभी लोग पढ़ें, बहुत अच्छी है। अपने विचारों को कैसे मास्टरी करें और उसका ऑथर आपके सामने ही बैठा है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच करके मेरा सीज़न है। 28 दिन का पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिटेल में मैं बात करता हूँ उसमें, एंड एक एक चीज़ को बहुत बहुत डेप्थ तक जाके समझाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आज तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच को देख चुके हैं। अच्छा। तो 7 सीज़न इसके हो चुके हैं, 8वां सीज़न आ रहा है। तो दैट्स हाउ इट इज़। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मर्फी की है, वो भी ठीक है, वो भी बहुत बढ़िया है, पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये तो हो गई तमाम बातें। पैसा कमाने को लेकर लोगों में एक अलग ललक रहती है। आपको मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, वो सारी चीज़ें आपने हासिल की है, पैसा कमाना क्या वाकई ज़रूरी है, कमाना चाहिए, और उसमें ये कितना हेल्प करता है? पैसा तो कमाना ही चाहिए क्योंकि काम, अर्थ, धर्म एंड मोक्ष चारों एक ही चीज़ के पहिए हैं। तो कहते हैं कि अर्थ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अर्थव्यवस्था। तो अर्थ यानी मनी, अर्थ यानी आपकी जो भी सुचारू रूप से सुविधाओं को चलाने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो। तो पैसा बहुत कमाइए। लोग कहते हैं पैसा कमा रहा है, ये दिन रात पैसे की बात करता है, पैसे कमाने पे फोकस करता है, तो ये बुरा आदमी है। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बिल्कुल नहीं है। पैसा बुराई नहीं है, पैसा बुरा नहीं है, न पैसा कमाने वाला बुरा है। पैसा आप जो हैं उसी को हाईलाइट कर देता है। आप बुरे हैं तो पैसा आपके अंदर की बुराई को हाईलाइट कर देगा, आप अच्छे हैं तो पैसा आपके अंदर की अच्छाई को हाईलाइट कर देगा। तो पैसा तो सिर्फ आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको बाहर लाता है। अच्छा। तो पैसा बुरा नहीं है। अच्छे आदमी के पास पैसा चला गया, वो उससे धर्म करेगा, पुण्य करेगा, रोज़गार बनाएगा, लोगों की अलग अलग तरह की उपक्रम खोलेगा, स्कूल खोलेगा, हॉस्पिटल खोलेगा। बुरे आदमी के पास पैसा आया, वो बुरे काम करेगा, दारू के बिजनेस बनाएगा, जुए के अड्डे बनाएगा। तो पैसा तो आपके अंदर जो है वो उसको बढ़ा देता है। तो इसलिए पैसा अच्छे आदमी को तो बहुत कमाना चाहिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इतना ही रोल है कि आप पैसे के बारे में कभी कंप्लेन ना करें, पॉजिटिव रहें। आप जो पैसा चाहते हैं उस पैसे का गोल बनाएं और दिन भर फिर अच्छा कर्म करते रहें। उस पैसे को लाने के लिए पुरुषार्थ करना भी ज़रूरी है। तो एक तो मैजिक, एक लॉजिक। अच्छा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ लॉजिक ख़त्म हो जाए वहाँ मैजिक शुरू हो जाएगा, और जहाँ आपको लगता है कि मैजिक से काम नहीं हो रहा वहाँ लॉजिक को काम में ले लो। मैं कहता हूँ स्ट्रैटेजी भी ज़रूरी है, मैजिक भी ज़रूरी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, यूनिवर्स हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है। आपने हज़ारों चीज़ें सोची होगी लेकिन कई चीज़ें नहीं हुई, और आपने कई चीज़ें नहीं सोची लेकिन एक बार ही सोची और छोड़ दी और फिर भी हो गई होगी। तो कहते हैं कि मैं तो एक ही चीज़ का विश्वास करता हूँ कि भाई मेरे साथ तो बहुत मिरेकल्स होते हैं। तो मैं तो एक पैसा जो भी चाहिए, मैं
मुझे आज भी याद है 2014 में मुझे 50 लाख रुपए चाहिए था एक फ्लैट लेने के लिए, और मैंने एक चेक बनाया 50 लाख रुपए का और अपने कमरे में लगा दिया, और मैं रोज़ कहता मेरे पास 50 लाख आ रहे हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, 50 लाख आ रहे हैं। और हुआ यूँ, 50 लाख क्यों बनाया, 5 करोड़ क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मुझे नहीं लगता था, अंदर से विश्वास ही नहीं था कि 5 करोड़ आ सकते हैं। ये आपके विश्वास पे भी काम करता है। और मेरे पास 50 लाख की भी कोई प्लानिंग नहीं थी, बट मुझे ये था कि 50 तो आ सकते हैं कुछ तो करके, क्योंकि जो मेरी स्किल थी उस स्किल को यूज़ करके मैंने देखा है कि लोग 5 करोड़ कमा रहे थे, तो मैं 50 लाख तो कमा सकता था। मुझे 5 करोड़ का विश्वास नहीं था, 50 करोड़ का तो बिल्कुल नहीं था। तो मैंने 50 लाख का चेक बनाया, रोज़ बेडरूम में लगा दिया, देखता उसको। अब क्यों चाहिए थे वो 50 लाख? घर खरीदना था। अच्छा। मैंने एक 55 लाख रुपए का घर ढूंढा और पूरी कोशिश कर ली उसका डाउन पेमेंट अरेंज करने की, लेकिन मुझसे नहीं हुआ वो 15 लाख अरेंज। लेकिन एक जब ये चेक बनाया उसके 6 महीने बाद ऐसा हुआ कि हमने एक प्रोग्राम किया बिजनेसमैन का, और उसमें करीब 80 के आसपास बिजनेसमैन आए, और वो 80 के आसपास जो बिजनेसमैन हैं उनमें से 26 बिजनेसमैन ने मेरा 1.5 लाख 2 लाख रुपए का एक प्रोग्राम खरीद लिया, एंड मेरे पास अचानक से 50 लाख रुपए आ गए। एंड आई वाज लाइक वाओ, इट वर्क्स। तो पैसे में भी ये काम करता है, बट अंदर का बिलीफ भी चाहिए। इसी को लेकर शायद मैं एक जगह पढ़ रहा था कि अमीर बनना है तो मेहनत करना बंद करो, ये लिखा था। तो मतलब इशारा इधर ही था। थोड़ा सा गलत समझ जाते हैं लोग। मेहनत तो करनी होगी, लेकिन मेहनत कर रहे हो ये लगना नहीं चाहिए आपको, मज़ा आना चाहिए। अच्छा। तो मेहनत करनी चाहिए। जहाँ पे आदमी कहता है कि मुझे मेहनत करनी होगी, वहाँ पे आदमी मेहनत ही करता रह जाता है, वो फिर और कुछ नहीं सोचता। मैं हमेशा कहता हूँ बिजनेस भागने से नहीं सोचने से बढ़ता है, तो सोचना भी मेहनत ही है। एक और आपका वीडियो में दिख रहा था जिसमें NLP के बारे में आप कुछ बता रहे थे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम होता है। ट्रू। तो ये थोड़ा शॉर्ट में बताएं मेरे दर्शकों को, ये क्या होता है, किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं? जी, आपकी पूरी ज़िंदगी जो है ना, आपकी आदतें हैं, पैटर्न्स हैं। आप जैसे बैठे हो, आप जैसे चल रहे हो, आप जैसे शब्द यूज़ कर रहे हो, आप टीवी खोलने के बाद कौन सा चैनल देखोगे, आप यूट्यूब पे जाओगे तो किस तरह के वीडियोस देखोगे, किस तरह के लोगों को आप पसंद करोगे, ये आपका सिर्फ एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है? प्रोग्राम्स है। जैसे कंप्यूटर में एक प्रोग्राम किया कि मुझे एक एक्स एप्लीकेशन खोलनी है तो एक्स ही खुलेगा, ट्विटर ही खुलेगा। मैंने कहा फेसबुक खोलना है तो फेसबुक खुलेगा। अब फेसबुक कब खुलेगा? जब वो उस मोबाइल में ऑलरेडी प्रेजेंट है या उस लैपटॉप में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो प्रोग्राम है, इसीलिए वो फेसबुक खुल सकता है। कहते हैं कि माइंड में अगर आपके पैसों का प्रोग्राम नहीं है तो आपको पैसे नहीं मिल सकते। लेकिन बेस्ट पार्ट पता है क्या है? वो प्रोग्रामिंग कभी भी की जा सकती है, डाउनलोडिंग कभी भी की जा सकती है। लोग कहते हैं कि माइंड चेंज नहीं किया जा सकता किसी का। मैं कहता हूँ किसी का भी बिहेवियर और किसी का भी माइंड चेंज हो सकता है। तो NLP एक ही ऐसे ही प्रोग्रामिंग टेक्निक है कि आप ब्रेन की प्रोग्रामिंग को चेंज कर दो। अच्छा। कि आपका ब्रेन कहता है नहीं पैसा तो आ ही नहीं सकता, लेकिन इस प्रोग्रामिंग को चेंज कर दें। आपका ब्रेन कहता है कि मैं तो बीमार हूँ और ठीक होने में मुझे 3 महीना लगेगा, लेकिन आप 3 दिन में ठीक हो सकते हो। अच्छा। अगर आपके ब्रेन ने मान लिया तो NLP एक ऐसी साइंस है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी न्यूरॉन्स जो लैंग्वेज समझते हैं, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स या ब्रेन की सेल्स जो लैंग्वेज समझती है, उस लैंग्वेज को यूज़ करके ब्रेन की प्रोग्रामिंग को कैसे किया जाए, वो है NLP। और आप कराते हैं इसको? वी डू इट। हाँ, हमारा एक 21 दिन का प्रोग्राम चलता है, मैसिव रिजल्ट क्रिएशन फॉर्मूला। उसमें हम ये पूरी चीज़ सिखाते हैं। और ये मतलब काफ़ी कॉस्टली है या फिर बजट नहीं में? बहुत आज तो बहुत इजीली एक्सेसिबल है। अच्छा। 20,000 25,000 30,000 में NLP के अच्छे सर्टिफिकेशन अच्छे टीचर्स के साथ आपको मिल जाते हैं। एंड उससे भी ज़्यादा मतलब देयर इज़ अ ह्यूज अर्निंग पोटेंशियल। जो हम बात कर रहे थे मेंटल सिकनेस की या मेंटल अनस्टेबिलिटी की, उसमें ये काफ़ी हद तक आदमी को हेल्प कर सकता है। बीमारियों से छुटकारा दिलाना, लोगों की ज़िंदगी में कामयाबी दिलाना, पैसे लाना, ये सब चीज़ें NLP से पॉसिबल है। एक जगह मैं देख रहा था कि माइंड हैक की भी आप बात करते हैं, वो क्या है? माइंड हैक्स यानी बहुत सारी माइंड टूल्स, माइंड टेक्निक्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपको सफल होना है, आपको सफल क्रिकेटर बनना है, तो हम एक ही चीज़ कहते हैं कि ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। दिमाग लगाने से तो आप कभी नहीं बन पाओगे। आप क्या करो, सफल क्रिएटर या सफल क्रिकेटर बनना है, आप सबसे सफल क्रिकेटर जो भी है आज की दुनिया में, विराट कोहली है मान लीजिए, या सचिन तेंदुलकर है, या रोहित शर्मा है, इनके साथ बैठो, इनको जानो ये क्या करते हैं, इनका सुबह से लेके एंड तक क्या रूटीन है, बस उसको एज इट इज़ फॉलो करो। इसको बोलते हैं हम मॉडलिंग। तो मॉडलिंग एक माइंड हैक है जिससे कि आप बहुत जल्दी वही रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो जो विराट कोहली कर रहा है।
प्रोवाइडेड आप विराट कोहली के बिलीव्स, उसके अंडरस्टैंडिंग, उसकी हैबिट्स को कॉपी कर लो, मॉडलिंग कर लो। तो माइंड हैक्स इज़ नथिंग बट ऐसे छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे टूल्स, छोटे छोटे तरीके जिससे कि आप जल्दी सफल हो जाओ, अपने माइंड को कंट्रोल कर सको। जैसे मैं एक और चीज़ कहता हूँ, NLP में ही है ये, जिसको हम बोलते हैं लेवरेज। भाई मुझे कोई आदत छोड़नी है, जैसे लेवरेज क्या है, मुझे ये मान लो बहुत भारी 1000 किलो का पत्थर है, इस 1000 किलो के पत्थर को मैं अकेला उठा पाऊँगा? नहीं। लेकिन मैंने 20 लोगों को, 30 लोगों को बुलाया, सबने हाथ लगाया, तो हम उठा सकते हैं। यस। क्रेन बुलाई तो आसानी से उठा सकते हैं, 1000 किलो क्या 10,000 किलो को उठा लेंगे। ठीक है, तो वो क्रेन क्या है? लेवरेज है। मुझे थोड़ी उठाना है, मुझे कोई कहे क्या आप इस 10,000 किलो के पत्थर को हटा सकते हो? मैं कहता हूँ हटा सकता हूँ, बिल्कुल हटा सकता हूँ। कैसे हटाओगे? हटा के बताओ। मैं क्रेन लाऊंगा और हटा दूंगा। बोले नहीं आपको हटाना था। अरे तो मैंने ही तो हटाया, क्रेन में ही तो लाया। ठीक है, किसने? तो आदमी जो चाहे वो कर सकता है। तो हमने कहा लेवरेज लो। तो फॉर एग्जांपल आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है, ओके, तो कोई मेरे को मेरी चाय पीने की आदत छोड़नी थी, मैं बहुत चाय पीता था। तो एक दिन मैंने कहा यार मेरे को सबसे ज़्यादा गंदा क्या लगता है? मेरे को सबसे ज़्यादा गंदा तब लगता है जब मैंने कुछ बोला दुनिया को और मैंने नहीं किया, फिर दुनिया मेरे बारे में क्या बात कर रही होगी, गलत बोल रहा। तो मेरे लिए ऑडियंस मेरी लेवरेज है। मैं स्टेज पे गया, मैंने कहा कल से चाय नहीं पीऊँगा, मर जाऊँगा लेकिन दूध वाली चाय, शक्कर वाली चाय नहीं पियेंगे। बोल दिया, खाट छूट गया। सोनू सूद जी हमारे प्रोग्राम में आए, मैं बहुत मोटा हो गया था, 100 किलो का हो गया था। अच्छा। तो सोनू सूद जी आए, मैंने कहा यार सर आप हेल्दी रहते हो, हम तो नहीं रहते। बोले शाम को रोटी नहीं खाएगा भूपेंद्र। मैंने कमिट कर दिया, मैं शाम को रोटी नहीं खाऊंगा। अच्छा। तो बस वो मेरे लिए लेवरेज हो गया। आज मैं शाम को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाता। सो लेवरेज को इस्तेमाल करो, ये माइंड हैक है, राइट? और इससे फिर आप आगे बढ़ सकते हो। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब हम अपने आखिरी चरण में हैं, तो एक सवाल मेरे दिमाग में और आ रहा था जब मैं रिसर्च कर रहा था कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आप बनाए हैं, मतलब एक बार नहीं 2 बार, वो क्या लम्हा रहा, क्या सिचुएशन रही जो आपने 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? मेरे एक टीचर थे मनीष गुप्ता सर, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था बहुत पहले। अच्छा। 2009 में तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो उन्होंने अंडर वाटर स्कूबा डाइवर्स, 100 स्कूबा डाइवर्स एक साथ अंडर वाटर चेन बना के, और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो मैंने कहा यार ये तो ज़बरदस्त है, मैं भी बनाऊंगा। अब हमेशा सोचता था क्या बनाऊं, आइडिया नहीं आता था। फिर अचानक से एक दिन किसी ने आइडिया दिया कि आप है ना ऐसा एक सेमिनार कर दो जिसमें ऑनलाइन एक साथ एक मोमेंट पे लाखों लोग कनेक्ट हो जाएं। तो मैंने ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट का और एक लीडरशिप का डिसाइड किया, एक सेमिनार करना ऑनलाइन। उसमें 1 घंटे में 2.5 लाख लोग कनेक्ट हुए थे और उसमें से 33,000 लोग कनेक्टेड थे काफ़ी टाइम तक। तो वो हमारे लिए एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा कि उतने लोग टाइम मैनेजमेंट के सेमिनार में कभी और नहीं आए, लीडरशिप के सेमिनार में कभी और नहीं आए। तो वो हमारे नाम पे दर्ज हुआ। और दूसरा लीडरशिप पे था, पहला टाइम मैनेजमेंट पे, दूसरा लीडरशिप का। 2 सेमिनार हमने किए और दोनों में सबसे ज़्यादा लोग लाने का पूरे विश्व का कीर्तिमान हमारे। वेरी नाइस। बहुत इंटरेस्टिंग रहा सर आपसे बात करके। एक मैसेज अगर आप देना चाहें मेरे व्यूवर्स को, जो कुछ ना कुछ चाहत मन में लिए हुए हैं और उसको लेके परेशान रहते हैं और कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो एक सूत्र आप देना चाहें? मैं तो कहूँगा खुद पे बहुत काम करो, खुद की विचार बदलने पे, खुद के बिलीफ बदलने पे, खुद की आइडियोलॉजी बदलने पे, खुद के संस्कार बदलने पे, खुद की स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने पे खुद पे काम करो दिन रात। आपको जॉब पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आप ये पॉडकास्ट के लिए तैयारी करने की फिर ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये सारी चीज़ें खुद इम्प्लीमेंट की है तो आप इन पे कन्विक्शन से बोल पाओगे। सो खुद पे जितना काम करोगे सफलता उतनी आसान हो जाएगी। तो डोंट थिंक कि अगले आदमी ने ये अचीव कर लिया, उसने ये कर लिया, उसको तो इतना पैसा कमा रहा है इसलिए मैं कहूँ। तुम्हारी चाहत से कोई तुम्हें नहीं देगा। चाहत रखो और लिख के भूल जाओ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इतना ही काम है, लिखो, प्रैक्टिस करो, भूल जाओ, और उसके बाद 23 घंटे अपने ऊपर काम करो दिन रात। हाँ यार, इसके लिए मुझे ये सीखना है, इसके लिए मुझे ये करना है, इसके लिए ये करना है, और वो सारी चीज़ें करते जाओ। आपको कंपटीशन कभी नहीं सताएगा और आप ही दुनिया में बादशाह की तरह जियोगे। वाह, बहुत इंटरेस्टिंग रहा सर आपसे बात करना और बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं तो कई सारी चीज़ें मैंने आपसे बात करते करते मन में बिठा लिया है कि मुझे करना है। उम्मीद है कि मेरे दर्शक भी इसे फॉलो करेंगे और तमाम चीज़ों को सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू।